हाय विद्यार्थियों, आई एम अरुण फ्रॉम विजनरी स्टडी हब। विजनरी सुदर्शन बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो धुरंधरों, तैयार हो जाइए क्योंकि हमने इनवाइट किया है आपके लिए और आपके डर को खत्म करने के लिए। बहुत से बच्चों का डर होता है केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री का पूरी तरह से खत्म हो जाए आपका, इसलिए हमने इन्वाइट किया है राजन सर को। इनसे जुड़िए और केमिस्ट्री का जो भी डर है आपका पूरी तरह से खत्म करिए और आप केमिस्ट्री में भी अपना परिश्रम लहराइए। तो सर आइए, आपका स्वागत है। हेलो सर, आप कैसे हैं? हम बढ़िया है सर। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका इस विजनरी स्टडी हब के जो सुदर्शन बैच है उसमें तहे दिल से स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप अगर हमारी स्टडी हब से जुड़ जाएंगे तो जुड़ करके आपकी जो केमिस्ट्री की प्रॉब्लम है, जो डर है, लोगों को केमिस्ट्री से डर लगता है, बच्चों को केमिस्ट्री नाम से डर लगता है, उस डर को आप अपने मन से कोसों दूर भगा सकते हैं और इस केमिस्ट्री को ऐसे सीख सकते हैं जैसे कोई चमत्कार हो, कोई जादू हो। इसीलिए इस बैच में हमको जादूगर नाम से जाना जाता है और इस केमिस्ट्री को, जादू को देख करके आप बड़े ही उत्साहित ढंग से परीक्षा में तैयारी कर सकते हैं। हेलो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। हमारा पहला लेसन है विलयन। ये बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग आपको 8 नंबर दिलाने वाला है। इस लेसन से आपको 8 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। अब इसमें पढ़ना क्या है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो हम लोग शुरुआत करेंगे विलयन किसे कहते हैं, विलयन की परिभाषा क्या होती है। क्वेश्चन कभी कभी उठ के आया हुआ है कि विलयन किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए। विलयन जो होता है ये दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं, विलयन कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन के दो घटक हो सकते हैं। पहला हो सकता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। विलेय और विलायक मिलकर विलयन बनाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग लेंगे चीनी और पानी। चीनी और पानी मिलकर क्या बन गया, शरबत बन गया। तो शरबत क्या हो गया, विलयन हो गया और पानी हमारा विलायक हो गया और चीनी हो गई हमारा विलेय हो जाएगा। इसके बाद आप बात आती है तनु विलयन की और सांद्र विलयन की। तनु विलयन किसे कहते हैं, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि तनु विलयन क्या होता है, सांद्र विलयन क्या होता है। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है उसको हम लोग बोलते हैं तनु विलयन। यानी कि जिसमें विलेय आप लोग देख रहे हैं, ये मान लीजिए पूरा विलयन है। विलयन में विलेय जो ये आपको पीले रंग का कण दिखाई पड़ रहा है, विलेय है। अब विलयन में विलेय की मात्रा बहुत कम हो गई है और जब विलयन में विलेय की मात्रा बहुत कम हो गई है तो ऐसे विलयन को हम लोग तनु विलयन बोलते हैं। दूसरा बात आती है, दूसरी बात होता है दूसरा सांद्र विलयन। सांद्र विलयन किसे कहा जाता है, आपको पूरा विलयन दिखाई पड़ रहा है, अब विलयन में आपको ये लग रहा है कि विलेय बहुत ज्यादा है और जब विलेय की मात्रा ज्यादा हो गई विलयन में तो उस विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, सांद्र विलयन बोलेंगे। यानी जिस विलयन में विलेय की मात्रा अधिक होती है ऐसे विलयनों को सांद्र विलयन कहा जाता है और जिस विलयन में विलेय की मात्रा बहुत कम होती है ऐसे विलयनों को हम लोग तनु विलयन कहते हैं। अब विलयन के प्रकार आता है। विलयन के प्रकार जो होता है वो विलायक की अवस्था के आधार पर बताया जा सकता है। विलयन 9 प्रकार के होते हैं, उनको विलायक की अवस्था के आधार पर हम लोग परिभाषित करेंगे। ठोस विलयन किसे कहते हैं, ठोस विलयन ऐसे विलयन होते हैं जिसमें विलायक की अवस्था ठोस होती है। जैसे पहला है ठोस और ठोस विलयन। यानी मिश्र धातु कैसा विलयन है, मिश्र धातु में विलेय की अवस्था भी ठोस होती है और विलायक की भी अवस्था ठोस होती है। मिश्र धातु में जो होती है वो किस प्रकार की विलयन है, ठोस विलयन है। मिश्र धातु में आप लोग एक मिश्र धातु नाम सुना होगा, पीतल। पीतल जो है वो मिश्र धातु है। जो बच्चों से पूछा जाता है पीतल का परमाणु क्रमांक बताओ, बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, पीतल का परमाणु क्रमांक क्या होगा, पीतल कौन सी धातु है, पीतल कौन सा मेटल है। तो उस पे ना जान जाओ, पीतल क्या होती है, मिश्र धातु होती है। अगर कोई एक मिश्र धातु का नाम पूछे तो आप लोग पीतल बता सकते हो। पीतल जो होता है मिश्र धातु होता है। इसमें क्या क्या धातुओं से मिलकर के पीतल बना हुआ होता है, तांबा और जिंक। तांबा और जिंक मिलकर के पीतल का निर्माण करते हैं। दूसरा होता है, अब इसमें भी देखिए विलायक किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में, तो ठोस विलयन होगा। विलेय किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। तो जो अमलगम होता है, अमलगम मालूम है किसे कहते हैं, अमलगम होता है जिसमें मरकरी जो होती है वो विलेय की अवस्था में होती है। जैसे सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम ये क्या हो जाएगा, ठोस विलयन हो जाएगा। तीसरा होता है जिसमें विलायक की अवस्था ठोस हो और विलेय की अवस्था गैस हो। धातुओं में गैस का विलयन, जैसे पैलेडियम धातु जो होती है वो गैस को अवशोषित करती है, हाइड्रोजन गैस को अवशोषित करती है, वो भी एक प्रकार का ठोस विलयन हो जाएगा। तीसरा होता है, दूसरा होता है आपका द्रव विलयन। द्रव विलयन जिसमें विलायक की अवस्था क्या होती है, जिसमें विलायक की अवस्था द्रव होती है, इस प्रकार के विलयन को हम लोग द्रव विलयन कहते हैं। विलेय आपका ठोस भी हो सकता है,
विलेय आपका द्रव भी हो सकता है और विलेय आपका गैस भी हो सकता है, लेकिन विलायक की प्रवस्था क्या होगी? द्रव ही होगी। अब यहाँ पर देखिए, द्रव विलायक की अवस्था है और जो ठोस है वो विलेय है। शक्कर जो है, शक्कर है वो आपका क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा, और जो आपका जल है ये विलायक हो जाएगा, द्रव हो जाएगा। शक्कर और जल यानी कि चीनी और पानी का जो मिश्रण है वो कैसा विलेन है? वो विलेन है, द्रव विलेन में है, लेकिन उसमें जो विलायक की अवस्था होती है वो द्रव होती है और विलेय की अवस्था होती है वो ठोस होती है। अब आता है द्रव विलेन का दूसरा प्रकार। द्रव विलेन के दूसरे प्रकार में होता है एल्कोहल और जल का मिश्रण। इसमें भी देखिए, एल्कोहल क्या है? एल्कोहल जो है वो विलेय है और वो द्रव अवस्था में है, और विलायक जल है वो किस अवस्था में है? वो भी द्रव अवस्था में है। यानी शराब में अगर पानी मिला दिया जाए तो शराब और पानी का मिश्रण जो होता है द्रव विलेन होता है इसमें। अब इसमें अवस्था पूछता है कौन सा विलेय होगा, कौन सा विलायक होगा? जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो विलायक होगा, जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय होगा। तीसरा होता है जिसमें विलायक जो है द्रव है और विलेय जो है गैस है। आप लोग सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक भी देखते होंगे। कोल्ड ड्रिंक की जब बोतल को खोला जाता है उसमें आवाज निकल आती है छिक की। वो छिक की आवाज किसकी होती है? वो छिक की आवाज होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड सोडा वाटर में घुली हुई होती है। जैसे हम लोग सोडा वाटर खोलते हैं तो दाब जो होता है वो कम हो जाता है, तुरंत गैस निकलना शुरू हो जाती है। तो ये हो जाता है आपका, इसमें विलायक जो है वो द्रव है और विलेय जो है गैस है। तीसरा जो आपका विलेन मिलता है वो गैसीय विलेन होता है। गैसीय विलेन में विलायक क्या होगा? गैस होगा। गैसीय विलेन में विलायक क्या होगा? गैस होगा। गैसीय विलेन में विलायक क्या होगा? गैस होगा। विलेय क्या होगा? ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। जैसे आप लोग देखते हैं वायु में धूल के कण, अगर वायु है, वायु गैस के रूप में उड़ रही है लेकिन उसमें धूल के कण ठोस रूप में रहते हैं, तो इस प्रकार के विलेन को हम लोग क्या बोलते हैं? गैसीय विलेन। दूसरा होता है जल वाष्प का वायु में मिश्रण। आप लोग कोहरा भी देखे होंगे, कोहरा उड़ता रहता है गैस के रूप में, लेकिन उसमें जो जल के छोटे छोटे कण होते हैं वो घुले हुए रहते हैं, पड़े हुए रहते हैं, विलेय का कार्य करते हैं। तीसरा होता है आपका गैस, और गैस विलायक भी है और गैस जो है विलेय भी है। तो ये वायु जो होता है, गैसों का मिश्रण वायु जो होता है वो कैसा विलेन होता है? वायु गैसीय विलेन होता है। अब बात आती है हमारी आगे, सांद्रता क्या होता है? किसी पदार्थ के, किसी विलेन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ की जो मात्रा होती है उसी को हम लोग सांद्रता कहते हैं। अब उस सांद्रता को कैसे व्यक्त किया जा सकता है? हमारे पास सांद्रता को व्यक्त करने के पद हैं जो कि 8 पद हैं। आपका बोर्ड एग्जाम जो होगा उसमें सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन मिलने वाला है तो यहां से क्वेश्चन उठने वाला है सांद्रता के पद से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट द्रव्यमान प्रसक्ता भी पूछा गया है, आयतन प्रसक्ता भी पूछा गया है, पीपीएम और पीपीबी में सांद्रता भी पूछी गई है, मोलरता पूछी गई है, मोललता पूछी गई है, मोल अंश पूछा गया है। सब अधिकतर क्वेश्चन तो इस पे उठे हुए हैं, मोललता और मोल अंश पर। तो सांद्रता को व्यक्त करने के कितने पद हैं? सांद्रता को व्यक्त करने के 8 पद हैं। इन 8 पदों पर हम लोग चर्चा करने चलते हैं। ये 8 पद आपको ज्यादातर न्यूमेरिकल देते हैं। तो हम लोग पहले पद की चर्चा करते हैं, द्रव्यमान प्रसक्ता। द्रव्यमान प्रसक्ता होती क्या है? हम लोग पहले पद पर चल लेते हैं, द्रव्यमान प्रसक्ता। द्रव्यमान प्रसक्ता कहते किसे हैं? यानी कि किसी पदार्थ में, किसी विलेन में जो पदार्थ घुला हुआ है वो कितने प्रतिशत में घुला हुआ है? किसी विलेन में जो पदार्थ घुला हुआ है उसकी प्रतिशत मात्रा कितनी है? हम लोग उसके लिए द्रव्यमान प्रसक्ता की चर्चा करेंगे। जो किसी विलेन है उसमें जो विलेय घुल गया है वो कितने प्रतिशत में घुला हुआ है? तो द्रव्यमान प्रसक्ता के लिए हमारा फार्मूला होता है द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान और बटे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान। और यहां पर हम लोग लगा देंगे 100 से गुणा कर देते हैं। आपको क्या जरूरी है कि वो विलयन ही दे दे? आपको ये जरूरी नहीं कि वो विलयन दे दे, वो दे सकता है आपको, विलेय दे सकता है अलग और विलायक दे सकता है अलग। तो हम लोग द्रव्यमान प्रतिशतता कैसे निकालेंगे? द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय धन विलायक का द्रव्यमान। द्रव्यमान
यहाँ पर हम लोग 100 से गुणा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने विलेय के द्रव्यमान को मान लिया क्या WA और विलायक के द्रव्यमान को मान लिया है WB। तो यहां से फार्मूला क्या आएगा, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर WA अपान WA प्लस WB गुणे 100 हो जाएगा। एक फार्मूला ये बन जाता है। अब इस पर भी न्यूमेरिकल आता है, इस पर भी हम लोग न्यूमेरिकल लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। इसका न्यूमेरिकल कैसे देखा जाएगा, चलिए एक न्यूमेरिकल पर हम लोग चर्चा करते हैं इसके। मान लीजिए कोई जो विलायक है, कोई विलेन है, विलेन में 25 ग्राम जो चीनी है वो विलेन में है, 25 ग्राम चीनी है वो जो विलेन है, उसका द्रव्यमान, विलेन का द्रव्यमान हो गया आपका, विलेन का द्रव्यमान हो गया मान लीजिए 500 ग्राम, यानी 500 ग्राम विलेन में 25 ग्राम चीनी है। अब इसमें पूछा जाएगा चीनी की द्रव्यमान प्रसक्ता ज्ञात करो, विलेन की द्रव्यमान प्रसक्ता ज्ञात करो। तो आपका चीनी विलेय हो गई, विलेय की मात्रा आ जाएगी 25 ग्राम बटे विलेन कितना है 500 ग्राम, 25 बटे 500 गुणे 100। अभी इसको हम लिख सकते हैं 25 गुणे 100 बटे 500, कट पिट के आ गया कितना प्रतिशत, 5%। आपका ये 5% आ जाएगा। द्रव्यमान प्रसक्ता निकाल सकते हैं। आगे का हमारा जो सांद्रता का पद है वो है आयतन प्रसक्ता। हम लोग चलते हैं आयतन प्रसक्ता पर। कुछ नहीं करना, जो आप द्रव्यमान प्रसक्ता लिए थे वहीं पर द्रव्यमान के स्थान पर हम लोग आयतन ले लेते हैं। आयतन प्रसक्ता बराबर क्या होगा, आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय का आयतन, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन गुणे 100 हो जाएगा। या मान लीजिए विलयन न दिया गया हो, विलेय अलग दिया गया हो, विलायक अलग दिया गया हो, तो हम लोग फार्मूला क्या ले आ सकते हैं, विलेय का आयतन बटे, अब आपको पता है विलेन कैसे बनता है, विलेय धन विलायक से विलेन बन जाता है। तो विलेय का आयतन, विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन, विलायक का आयतन गुणे 100 हो जाएगा। तो इसका फार्मूला हम लोग बनाएंगे, स्मॉल w बटे कैपिटल W प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन मान लीजिए आपका VA है और विलायक का आयतन जो है VB है, तो VA अपान VA प्लस VB गुणे 100 हो जाएगा। अब इस पे हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इस पे जो आया हुआ सवाल आपका है, वो सवाल मान लीजिए कोई विलेन है, उस विलेन में, उस विलेन का जो आयतन हो 500 ml है, किसी विलेन का आयतन 500 ml है और उस विलेन में एल्कोहल जो घुला हुआ है उसकी मात्रा जो है वो 100 मिलीलीटर है। यानी कि विलेन का आयतन हो गया 500 मिलीलीटर और जो विलेय है उसकी मात्रा है 100 मिलीलीटर। तो हम लोग फार्मूला पे रखेंगे, तब तो ये वाला पहला फार्मूला लगेगा। अगर विलेय और विलायक अलग दिया गया हो तब फार्मूला कौन सा लगाएंगे, दूसरा वाला। यहाँ पर विलेन दे दिया गया है और विलेय दे दिया गया है, तो विलेय दे दिया है विलेन दिया है, पहला फार्मूला लगाएंगे। पहला फार्मूला लगाएंगे क्या होगा, 100 बटे 500 गुणे 100, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा क्या 20% हो जाएगा, 20% आयतन प्रसक्ता आ जाएगी। मान लीजिए अब एक सवाल इस पे और देख लेते हैं हम लोग। आपको दे दिया गया है क्या 100, संख्या ही चेंज कर दो क्या है, मान लीजिए 50 मिलीलीटर एथिल एल्कोहल को, एथिल एल्कोहल को 50 मिलीलीटर एथिल एल्कोहल को 450 ml जल में घोलकर विलयन बनाया गया, विलयन बनाया गया। तो यहां से कह रहा है उस प्राप्त विलयन की आयतन प्रसक्ता निकालिए। तो आयतन प्रसक्ता बराबर अभी आप लोग जान चुके हैं, आयतन प्रसक्ता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का आयतन बटे, अब यहाँ पर आप लोग ये दिमाग में रखना है कि हमको विलयन दे दिया गया है कि विलायक दे दिया गया है।
अगर विलयन दे दिया गया है तो विलयन को सीधे रख सकते हो, लेकिन अगर विलायक अलग दे दिया गया है, विलेय अलग दे दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले विलेय को लिख लेंगे, फिर यहाँ पर विलेय धन विलायक 450 गुणे यहाँ हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 50/500 गुणे 100 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 5 दाम 50, यानी कि ये आ जाएगा 10%। तो आपको आयतन प्रसन्नता भी निकालना आ गया, द्रव्यमान प्रसन्नता भी निकालना आ गया। तीसरी बात जो आती है वो हमारे पास तीसरा सांद्रता को व्यक्त करने का पद जो है वो हमारा है द्रव्यमान आयतन प्रसन्नता। क्या जरूरी है कि वो विलेय जो है वो ग्राम में हो? क्या जरूरी है कि विलायक जो है वो भी ग्राम में ही हो सकता है विलेय ग्राम में हो और विलायक जो हो उसका आयतन हो। तो हम लोग क्या करेंगे, वहां निकाल सकते हैं द्रव्यमान प्रसन्नता, द्रव्यमान आयतन प्रसन्नता, द्रव्यमान आयतन प्रसन्नता। अब यहाँ पर हम लोग पहले फार्मूला लिख लेंगे, फिर उसके बाद उसकी परिभाषा लिखते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रसन्नता बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणे 100। किसी विलयन के, मान लीजिए मिलीलीटर में है, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का द्रव्यमान जो होता है वो प्रतिशत में उसका द्रव्यमान आयतन प्रसन्नता कहलाता है। यानी विलयन जो होगा उसका आयतन होगा और जो विलेय होगा उसका द्रव्यमान होगा। अब जैसे कह रहा है 20 ग्राम चीनी को जल में घोल करके 400 मिलीलीटर जल विलयन बनाया गया, 20 ग्राम चीनी को जल में घोल करके 400 मिलीलीटर विलयन बनाया गया, तो प्राप्त विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रसन्नता ज्ञात कीजिए। 20 ग्राम चीनी जो है वो क्या है, विलेय है। मान लिया 20 ग्राम, 400 मिलीलीटर विलयन बना दिया गया, विलयन कितना आ गया, 400 हो गया, गुणे 100 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा द्रव्यमान आयतन प्रसन्नता। अब क्या होगा, तो 20 गुणे 100 बटे 400, ये कट जाएगा, 4 पंचे 20 बराबर 5% आ जाएगा, ये हो जाएगा द्रव्यमान आयतन प्रसन्नता। चौथा जो है पार्ट प्रति मिलियन है, यानी कि अब यहाँ पर दो चीजें पूछ सकते हैं, पीपीबी और पीपीएम। पीपीएम क्या होता है, पीपीबी क्या होता है, तो उसके लिए हम लोग चलते हैं। पीपीबी भी बहुत कम क्वेश्चन आते हैं इस पे, पीपीएम और पीपीबी पे, लेकिन हम लोग इसको क्वेश्चन को देख लेते हैं। पीपीएम में सांद्रता, पीपीएम में सांद्रता बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 10⁶। और पीपीबी में सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा, पीपीएम और पीपीबी का पूरा नाम होता है पार्ट प्रति मिलियन और पीपीबी होगा पार्ट पर बिलियन। तो पीपीबी में सांद्रता बराबर, इसके लिए हम लोग देखेंगे तो होगा विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 10⁹ हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठ रहा है कि 0.4 ग्राम फ्लोराइड को कैल्शियम ऑक्साइड में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में घोल करके या किसी भी पदार्थ में घोल करके 3 किलोग्राम विलयन बनाया गया। 0.4 ग्राम फ्लोराइड को किसी भी पदार्थ में घोल करके 3 किलोग्राम विलयन बनाया गया, तो प्राप्त विलयन की पीपीबी और पीपीएम में सांद्रता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर सीधे से आप लोग आइए, एक लाइन का सवाल है, विलेय का द्रव्यमान कितना है, 0.4 ग्राम है, विलयन क्या हो गया है, विलयन हो गया है 4 किलोग्राम। अब किलोग्राम को हम सीधे ग्राम में बदलेंगे, तो किलोग्राम में को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे, सीधे हो जाएगा 4000 ग्राम गुणे 10⁶। और यहाँ पर जब हम लोग आएंगे तो वही मान रखेंगे, 0.4 बटे 4000 गुणे 10⁹ हो जाएगा। अब इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ जब आप चाहेंगे तो हो जाएगा 0.4 गुणे 10⁶ बटे
4000। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, इसके लिए हम यहां चले आते हैं, 4 गुणे 10 घात 5 बटे 4 गुणे 10 की घात 3, ये कट जाएगा 3 और 5, ये हो जाएगा 10 की घात 2 हो जाएगा। यहाँ पर वही मान आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 घात 5 हो जाएगा। आप लोग इसका भी हल कर सकते हैं, बहुत आसान सा फार्मूला है, आसान से इस पे आंसर मिल सकते हैं क्वेश्चन पे। अब आगे आपका जो है सांद्रता का पद। अब हम लोग चलते हैं मोलरता, मोललता और मोल अंश और नॉर्मलता पर। 4 पद आपके बच रहे हैं, 4 पद जो आप 5 पद आप पढ़ लिए, आपके पास अब 4 पद बच रहे हैं। इसमें नॉर्मलता नहीं है, लेकिन नॉर्मलता भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉर्मलता को भी हमको पढ़ना है। हम लोग चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं मोलरता की। किस पे चलेंगे हम लोग, मोलरता पर चलेंगे। मोलरता होती क्या है, मोलरता के लिए मोलारिटी, विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। यहां से मोलरता की परिभाषा आपको मिल जाएगी। अब देखिए परिभाषा बनाने का तरीका क्या होता है, परिभाषा रटना नहीं चाहिए, परिभाषा सूत्र मालूम हो, परिभाषा मालूम हो जाएगी। विलयन का आयतन किसमें है, लीटर में है, और विलेय के मोलों की संख्या है। तो हम लोग मोलरता बराबर क्या लिखते हैं, मोलरता बराबर लिखते हैं, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या। सूत्र प्राप्त कीजिए यहां से, विलेय के मोलों की संख्या, फिर हो जाएगा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन इसमें लीटर में, आयतन लीटर में। अब आपको पता है ना, मोल ना दिया गया हो तब क्या करोगे, ज्यादातर तो क्वेश्चन में मोल दिया नहीं जाता है, तो आपको मोल पहले निकालना होगा। तो आप जानते हैं मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है जिस पदार्थ के मोलों की संख्या निकालने होगी उस पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। मोल बराबर क्या होगा, पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। तो हम जहां पर मोलों की संख्या लिखे हैं वहां हम लोग लिख सकते हैं पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। तो सीधे उठा के लिखिए, उसको उठा लाइए, इसको उठा के वहां रख दीजिए। पदार्थ का भार बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर लिख रखिए, तो हो जाएगा विलेय पदार्थ का भार बटे विलेय पदार्थ का अणुभार। अब पूरे का बटा हो जाएगा विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में, पदार्थ भार, विलेय पदार्थ का भार बटे विलेय पदार्थ का अणुभार, विलयन का आयतन लीटर में। अब हम लोग चलते हैं, फार्मूला बनाते हैं। मोलरता को अगर हम लोग यम से दिखाएं तो विलेय पदार्थ का भार स्मॉल w होगा, विलेय पदार्थ का अणुभार स्मॉल m हो जाएगा, विलयन का आयतन v हो जाएगा। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यम बराबर स्मॉल w बटे यम गुणे v। विलयन का आयतन किसमें है, विलयन का आयतन लीटर में है, विलयन का आयतन लीटर में है। भाई अब सबके पास जरूरी है कि कोई पदार्थ हमेशा लीटर में ही लेके आए, गरीब आदमी भी होगा उसको क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सामान लाना पड़ेगा, हो सकता है उसको मिलीलीटर में लाना पड़े। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फार्मूला बना सकते हैं, यम बराबर विलेय पदार्थ का भार बटे विलेय पदार्थ का अणुभार गुणे v यानी आयतन। अब इसको आयतन को ml में लेंगे, तो ml में लेंगे तो यहाँ सीधे 1000 से गुणा हो जाएगा। तो हमारा मोलरता का जो फार्मूला बनेगा स्मॉल w गुणे 1000 बटे यम गुणे v, ये हमारा फार्मूला आ गया। अब यहां से आप लोग क्या क्या निकालने को मिलेगा, यहां से इस फार्मूले से आपको मोलरता निकालने को मिलेगी, इस फार्मूले से आपको विलेय का भार निकालने को मिलेगा, इस फार्मूले से आपको विलेय का अणुभार भी निकालने को मिलेगा। अगर आप इस फार्मूले को तैयार कर ले रहे हैं तो तीन चीजों को आपको निकालने को मिलेगा, मोलरता निकालने मिलेगी, भार निकालना मिलेगा, अणुभार निकालने को मिलेगा। अब हम चलते हैं इसी के ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है किसी पचास ग्राम
50 ग्राम सुक्रोज को या ग्लूकोज ले लेते हैं, 50 ग्राम ग्लूकोज को जल में घोलकर 500 मिलीलीटर विलयन बनाया गया, विलयन बनाया गया। तो प्राप्त विलयन की मोलरता की गणना करो, प्राप्त विलयन की मोलरता की गणना करो। अब यहां से हम लोग मोलरता की गणना कैसे करेंगे? मोलरता का फार्मूला क्या होगा? यम बराबर स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000 बटे स्मॉल यम गुणे वी। अब आप लोग जब भी आपको न्यूमेरिकल हल करना हो तो आसानी हो जाएगी। उसके लिए क्या करो, राइट साइड में पहले जो मान आपके पास है उसको देख लो। स्मॉल डब्ल्यू यानी 50 ग्राम ग्लूकोज, ये क्या हो गया? ये आपका विलेय का भार हो गया स्मॉल डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू बराबर क्या हो गया? 50 ग्राम। उसके बाद ग्लूकोज को जल में घोलकर 500 मिलीलीटर विलयन बनाया गया, यानी जो आपका विलयन का आयतन हो गया है, मिलीलीटर दिया गया तो आयतन हो गया वो 500 मिलीलीटर हो गया है। अब तो प्राप्त विलयन की मोलरता की गणना करो। कैपिटल यम बराबर व्हाट? अब स्मॉल यम तो आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको स्मॉल यम क्या है? ये विलेय का अनुभार है और विलेय पदार्थ आपका क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होगा? C6H12O6। अब इसका अनुभार निकालने का तरीका क्या होगा? कार्बन की सबसे पहले परमाणु भार की गणना करो। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12। तो कर दो 12 गुणे 6 धन 12 गुणे 1 धन ऑक्सीजन का होता है 16, 16 गुणे 6, 12 छंग 72 धन 12 फिर 16 छक्का 96। ये हो जाएगा कितना? आप जब टोटल करोगे तो आ जाएगा 180। यहाँ यम बराबर 180 आ गया। अब आप लोग मान रखिए स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना है? 50 गुणे 1000 बटे 180 गुणे 500। ये हो जाएगा 2, ये कटेगा 90 आ जाएगा। सीधे लिख सकते हो आप लोग 50 बटे 90 या फिर 5 बटे 9, 9 भागे 5। जीरो दशमलव 55 लगभग 0.55 या 56 के आ जाएगा। ये आपका मोलरता निकल जाएगी। तो मोलरता भी निकालना आ गया, मोलरता की परिभाषा भी मालूम हो गई। मोलरता की परिभाषा क्या होगी? किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? उस विलयन की मोलरता कहलाती है। अब मोलरता हो गया। मोलरता निकालने का तरीका, मान लीजिए कोई पदार्थ दे दिया जाएगा, कोई विलयन दे दिया जाएगा, विलेय दे दिया जाएगा, उस विलयन की मोलरता निकालनी होगी। तो आप लोग यहाँ से मोलरता की गणना कर सकते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए एक सवाल दे रहा है 0.4 यम, आप लोगों को एक न्यूमेरिकल मिल रहा है 0.4 यम, 0.4 यम H2SO4 का 400 मिलीलीटर या 500 मिलीलीटर विलयन बनाने के लिए, विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम पदार्थ को जल में घोलना पड़ेगा? बनाने के लिए कितने ग्राम पदार्थ को जल में घोलना पड़ेगा? कितने ग्राम पदार्थ को जल में घोलना पड़ेगा? जल में घोलना पड़ेगा। अब यहां पर फिर से देखिए क्या दिया गया है? 0.4 यम, मतलब क्या है? ये 0.4 यम है क्या? 0.4 यम उस विलयन की मोलरता हो गई है, 0.4 हो गया। H2SO4 का 500 मिलीलीटर विलयन, यानी कि भी क्या हो गया? 500 मिलीलीटर हो गया। अब विलेय क्या हो गया आपका? H2SO4 हो गया। मान लीजिए H2SO4 विलेय हो गया, तो उसका कितना ग्राम लेना पड़ेगा? स्मॉल डब्ल्यू क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। अब आपको स्मॉल यम मालूम करना पड़ेगा। स्मॉल यम क्या है? विलेय का अनुभार। विलेय क्या है? H2SO4। H2SO4 का अनुभार निकालेंगे हम लोग तो H का 1 होता है, सीधे 2 हो जाएगा, सल्फर का 32 हो जाएगा और ये ऑक्सीजन का होता है 16 गुणे 4, ये हो जाएगा आपका 98 यानी 98 हो जाएगा। यहाँ स्मॉल यम हो गया आपका क्या? 98। अब आप फार्मूले पे चलो।
मोलरता का फार्मूला क्या होता है, कैपिटल एम बराबर स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम गुणे भी गुणे 1000 हो जाएगा। अब यहां से आप लोग इस फार्मूले पर रख करके भी का मान सीधे निकाल सकते हैं। आपको ये फार्मूला मिल गया, इस फार्मूले पे रख करके आप लोग भी का मान निकाल सकते हैं। आगे हम लोग ये मोलरता की गणना हो गई। अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं किसकी, आगे चर्चा होती है, ये फार्मूला आपको मिला हुआ जो आप फार्मूला बनाए थे, देखो फार्मूला यहीं पर है आपका। आगे आती है बात मोललता की। मोललता किसे कहते हैं, मोललता की इंग्लिश क्या होते हैं, मोलालिटी होती है। इसको स्मॉल यम या यम डैश से भी प्रदर्शित किया जाता है। ये भी एक सांद्रता को व्यक्त करने की इकाई है। तो मोललता क्या है, मोललता में हम लोग क्या करते हैं, मोलरता में क्या किया था, हमने आयतन लिया था, और किसका आयतन लिया था, विलयन का आयतन लिया था। यहाँ क्या ध्यान देना है, यहाँ हमको विलयन नहीं लेना, यहाँ विलायक का वो भी क्या लेना है, द्रव्यमान लेना है। तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, मोलरता बराबर होगा किसी विलायक के 1 किलोग्राम द्रव्यमान में, किसी विलायक के 1 किलोग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। किसी विलायक के 1 किलोग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। अब मोलों की संख्या निकालने का तरीका, मोल बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। मोल बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। जहां मोलों की संख्या लिखे है, हम लोग लिख सकते हैं भार बटे अणुभार। तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, हमारा फार्मूला बन जाएगा मोललता बराबर विलेय का भार, विलेय का भार फिर बटे विलेय का अणुभार बटे विलेय का अणुभार, पूरे का बटे हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान किसमें हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान हो जाएगा किलोग्राम में, किलोग्राम में। अब हम लोग चलेंगे, विलेय के भार को हम लोग रखेंगे स्मॉल डब्ल्यू, विलेय का अणुभार होगा स्मॉल एम बटे कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा आपका, अब किसमें, केजी में हो जाएगा। क्या भाई जरूरी है कि हम उसको द्रव्यमान को हमेशा किलोग्राम में ही रखें, हो सकता है कोई इंसान गरीबी में जी रहा हो, उसको इतना पदार्थ ना मिले को किलोग्राम में लेके चले, उसको पदार्थ मिले को ग्राम में ही काम चलाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मोल यहाँ लिख सकते हैं मोललता बराबर, मोललता को हम लोग दिखा सकते हैं यम डैश से। तो मोललता बराबर स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल यम गुणे कैपिटल डब्ल्यू। अब ये भार को किलोग्राम को ग्राम में बदलोगे तो किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए क्या करोगे, सीधे 1000 से यहाँ पर गुणा हो जाएगा। तो यम डैश बराबर क्या होगा, यम डैश बराबर होगा स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000 बटे स्मॉल यम गुणे कैपिटल डब्ल्यू। जहां पर अब ये क्या क्या दिया गया है, स्मॉल यम डैश क्या है, यम डैश बराबर हो जाता है मोललता। इसके बाद स्मॉल डब्ल्यू क्या है, स्मॉल डब्ल्यू है विलेय का भार, स्मॉल डब्ल्यू है विलेय का भार। कैपिटल डब्ल्यू क्या हो गया है, कैपिटल डब्ल्यू जो है वो विलायक का भार है, विलायक का भार। अभी आपको बताया गया था विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है उसको विलायक कहते हैं। अब भाई विलायक की मात्रा ज्यादा है तो उसको कैपिटल डब्ल्यू से दिखाया जाएगा, और विलेय की मात्रा कम है तो उसको स्मॉल डब्ल्यू से दिखाया जाएगा। हमारा ये फार्मूला बन जाएगा किसका, मोललता का। इसे भी न्यूमेरिकल आता है। मान लीजिए आपको विलेय का भार दिया जाएगा, विलायक का भार दिया जाएगा, उसके बाद विलेय का भार निकाल करके आप लोग मोलरता की गणना कर सकते हैं। आगे आपकी जो बात आती है अगली सांद्रता के पद की सांद्रता के पद के ऊपर चलते हम लोग, वो है क्या, नार्मलता। हाँ, इसको बहुत बढ़िया से पढ़िएगा आप लोग, क्योंकि नार्मलता के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। नार्मलता बराबर क्या होता है, नार्मलता बराबर होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। अब परिभाषा क्या होगी नार्मलता से, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नार्मलता कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, परिभाषा को रटना नहीं है, परिभाषा को हमको अपने सूत्र से ही निकाल लेना है। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नार्मलता कहते हैं। अब आप लोगों को मालूम होने चाहिए ग्राम तुल्यांक कैसे निकालेंगे।
ग्राम तुल्यांक निकालने का तरीका क्या होगा? तो ग्राम तुल्यांक बराबर विलेय का ग्राम, विलेय का ग्राम तुल्यांक बराबर विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार। अब इस मान को उठा करके आप लोग जहां पर ग्राम तुल्यांकों की संख्या है वहां पर रखिए। तो वहां पर जब हम लोग रखेंगे तो क्या पाएंगे? हमको मिलेगा क्या? नॉर्मलता बराबर विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार, फिर क्या हो जाएगा? पूरे का बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। अब आप लोग मान रखिए नॉर्मलता को किसे दिखाएंगे? यन से। विलेय का भार क्या होगा? स्मॉल डब्ल्यू गुणे, अब विलेय का भार क्या होगा? स्मॉल डब्ल्यू। अब स्मॉल डब्ल्यू के बाद जो यहाँ पर विलेय का तुल्यांकी भार रखे हैं उसको आप लोग सीधे से नीचे उठा लाइए। विलेय का तुल्यांकी भार इसको दर्शाते हैं हम लोग ई से, गुणे भी किसमें? लीटर में। फिर बात वही आई, भाई हम इतने तो अमीर है नहीं, हो सकता है कोई गरीबी में जी रहा हो और जो गरीबी में जी रहा हो उसको कोई पदार्थ लीटर में ना मिल पाए, उसको हम लोग तो ये नहीं है कि भाई लीटर में नहीं रहेगा तो आप जाकर के मिलीलीटर में तो ले आ सकते हो सामान को। तो आप लोग मान लीजिए आपका जो पदार्थ दिया गया है, बिलियन दिया गया हो, लीटर में ना होकर के किसमें है? मिलीलीटर में। तो हम लोग क्या करेंगे? इस लीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर यन बराबर डब्ल्यू अपान ई गुणे भी, यहाँ पर 1000 से गुणा कर देंगे। फार्मूला क्या बनेगा? यन बराबर डब्ल्यू गुणे 1000 बटे ई गुणे भी। अब यहाँ पर आपको फार्मूला मिल गया नॉर्मलता निकालने का। अब इसमें क्या क्या है उसको देखो। यन से क्या प्रदर्शित होता है? यन मतलब नॉर्मलता। स्मॉल डब्ल्यू क्या है? स्मॉल डब्ल्यू है विलेय का भार, स्मॉल डब्ल्यू है विलेय का भार। ई क्या है? ई है विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार। और आपका जो भी है, भी बराबर विलयन का आयतन हो गया। आपको ये सब चीज मालूम हो गई। अब यहाँ पे फार्मूला क्वेश्चन क्या आता है? आपको नॉर्मलता दे सकते हैं, नॉर्मलता दे देंगे, भार निकालना पड़ेगा। आपको भार दे देंगे, नॉर्मलता निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हम लोगों के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? चलिए तुल्यांकी अणुभार निकालना तो आसान है भाई। मान लीजिए H2SO4 का अणुभार निकालना हुआ तो H2SO4 का अणुभार क्या करेंगे? पदार्थों के परमाणु भारों का योग कर देंगे, अणुभार निकल जाएगा। इसे H का 1 होता है तो 2H का 2 हो जाएगा, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16। हमारे पास 4 ऑक्सीजन है तो 16 चौके 64 हो जाएगा, ये हो जाएगा 98। ये तो अणुभार निकालना आसान है। यहाँ पर हम लोगों को ई का मान निकालना सीखना पड़ेगा। ई का मान कैसे निकालते हैं? तुल्यांकी भार का मान कैसे निकालते हैं? तो तुल्यांकी भार निकालना हम लोग थोड़ा सीखते हैं। किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार निकालने का तरीका क्या होगा? अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर, अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर, तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा अम्ल का अणुभार, अम्ल का अणुभार और बटे क्या हो जाएगा? H प्लस आयनों की संख्या, H प्लस आयनों की संख्या। अम्ल का तुल्यांकी भार निकालने का तरीका क्या होगा? अम्ल का अणुभार बटे H प्लस आयनों की संख्या। जैसे कह दिया आपका HCl का तुल्यांकी भार निकालिए तो सबसे पहले आप लोग HCl का अणुभार निकालिएगा। HCl का अणुभार क्या होगा? 1-35.5, ये हो जाएगा कितना? 36.5। अब इसका तुल्यांकी भार निकालेंगे कैसे? तो HCl का तुल्यांकी भार निकालना बड़ा आसान होगा, आप लोग सीख लीजिए। 36.5 क्या हो गया? ये Cl का अणुभार हो जाएगा। अब ये Cl को तोड़ोगे तो H पर प्लस और Cl पर माइनस, यहाँ कितना H प्लस आया? 1 आ गया, बराबर 36.5। कहेगा H2SO4 का तुल्यांकी द्रव्यमान निकालिए। H2SO4 का अणुभार अभी निकाले थे, आया था 98। अब ये H2SO4 को हम लोग तोड़ते हैं तो H2SO4 को तोड़ने पे क्या मिलता है? 2H प्लस और SO4 पर डबल माइनस, क्या कितना H प्लस मिल रहा है? 2 मिल रहा है।
ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 49। तो आपके दिमाग में आता है कभी कभी किसी अम्ल का जो अणुभार होता है और तुल्यांकी भार होता है वो दोनों सेम आ जाता है, और किसी किसी का अणुभार और तुल्यांकी भार अलग अलग आता है। वो कैसे निकाला जाता है, वो निकालने का तरीका यह है, मान लीजिए कोई अम्ल है तो अम्ल का तुल्यांकी भार निकालने का तरीका होगा अम्ल का भार बटे H प्लस आयनों की संख्या। आप लोग अम्ल का तुल्यांकी भार निकाल लिए। मान लीजिए अब आपके पास आ रहा कोई क्षारक, क्षारक का तुल्यांकी भार निकालना होगा तो क्या करोगे, जैसे NaOH है, NaOH का तुल्यांकी भार निकालना होगा तो आप लोग क्या करोगे, वही तरीका इसमें भी अपनाओगे। NaOH का अणुभार बटे, जब NaOH को तोड़ोगे तो आएगा Na पर प्लस और OH पर माइनस, कितने OH माइनस आयन दे रहा है उसी से भाग किया जाएगा। NaOH का अणुभार और बटे क्या हो जाएगा OH माइनस आयनों की संख्या। अब यहाँ NaOH के स्थान में मान लीजिए कोई क्षारक दूसरा ले लिया जाएगा, सीधे फार्मूले में लिख दो, क्षारक का अणुभार बटे OH माइनस आयनों की संख्या। अब आप लोग देखिए NaOH का हम लोग अणुभार भी देखेंगे, तुल्यांकी भार भी देखेंगे। NaOH का तुल्यांकी भार कितना होगा, Na का होगा 23, O का होगा 16, H का होगा 1, ये हो जाएगा 40। अब इसमें क्या होगा, OH माइनस कितना दे रहा है, Na पर प्लस दे रहा है और OH पर माइनस दे रहा है, 40/1 बराबर 40 आ जाएगा। तो ये क्षारक का तुल्यांकी द्रव्यमान हो जाएगा। इसी आधार पे आप लोग लवण का भी निकाल सकते हैं। क्षारक का तुल्यांकी द्रव्यमान निकालना के लवण का तुल्यांकी द्रव्यमान निकालने का भी तरीका ऐसे होगा। लवण का तुल्यांकी द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे, लवण का अणुभार निकाल करके और उसके पास ये जितने धनायन बना रहा उस धनायनों की संख्या रख देंगे, आप लोग लवण का तुल्यांकी द्रव्यमान भी आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को न्यूमेरिकल मिलेगा। यहाँ पर न्यूमेरिकल क्या आ सकता है, नॉर्मलता से मान लीजिए कह रहा है कि 0.01 क्वेश्चन आया हुआ है ये 2017-18 में, H2SO4 का 0.0 का 400 मिलीलीटर विलयन बनाने के लिए कितने पदार्थ को जल में घोलना पड़ेगा, विलयन बनाने के लिए कितने पदार्थ को जल में घोलना पड़ेगा। अब यहां पर एक फार्मूला आप अभी नॉर्मलता वाला लिए थे, N बराबर W गुणे 1000 बटे E गुणे V। यहां पर N बराबर क्या है, N बराबर नॉर्मलता। अब नॉर्मलता दिया गया है 0.01, उसके बाद क्या कह रहा है E बराबर क्या है, विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान। विलेय क्या है आपका H2SO4, H2SO4 का तुल्यांकी द्रव्यमान क्या होता है, H2SO4 का तुल्यांकी द्रव्यमान निकालने का तरीका, H2SO4 का अणुभार होता है 98। जब H2SO4 को तोड़ते हो आप लोग तो 2H पर प्लस और SO4 पर डबल माइनस, यहाँ 2H प्लस आ रहा है, 2 से भाग कर दोगे हो जाएगा 49, यानी कि ये E का मान हो गया 49। V बराबर क्या आ रहा है, V बराबर आपको मिल रहा है 400 मिलीलीटर। अब आपको N का मान मालूम हो गया, E का मान मालूम हो गया, V का मान मालूम हो गया, W का मान निकालना है। तो W का मान निकालोगे तो W बराबर क्या हो जाएगा, NeV बटे 1000। यहाँ से आप लोग N और V का मान रखोगे 0.01, E का मान हो जाएगा 49, V बराबर हो जाएगा 400 बटे 1000। इसको हल करोगे आप लोग तो सीधे क्या हो जाएगा 4 गुणे 49 बटे 1000। अब इस यहां से आप लोग मान रख करके आप लोग सीधे से इसका पदार्थ की मात्रा निकाल सकते हैं। तो ये आपका नॉर्मलता हो गया, आप लोग नॉर्मलता की गणना कर सकते हैं। अब बात आ रही है किसकी, मोल प्रभाज की। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप लोग बोर्ड में पेपर उठा के देखिएगा, आंसर उठा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मोल प्रभाज पर आया हुआ है। मोल प्रभाज होता क्या है, हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। मोल प्रभाज कहते किसे हैं, प्रभाज मतलब क्या होता है, चाहे मोल प्रभाज बोलो चाहे इसको बोलो मोल अंश। प्रभाज का मतलब क्या होता है पहले इसको जान लो। प्रभाज का मतलब होता है किसी का भाग, किसी का टुकड़ा, यानी कि हम लोग चल रहे हैं मोल प्रभाज निकालने। मोल प्रभाज बराबर क्या होता है, मोल प्रभाज बराबर होता है घटक के मोलों की संख्या, घटक के मोलों की संख्या, उसके बाद क्या हो जाएगा बटे संपूर्ण मोलों की संख्या।
संपूर्ण मोलों की संख्या। सीधे परिभाषा क्या बता सकते हो मोल प्रभाज की? किसी विलयन के घटक के मोलों की संख्या और संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को क्या बोलेंगे? मोल प्रभाज। एक आसान सी परिभाषा, किसी विलयन के घटक के मोलों की संख्या और संपूर्ण मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? मोल प्रभाज कहलाता है। अब हम लोग इस पे चलते हैं, बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई विलयन है, कोई विलयन है, उसके 3 घटक है। मान लीजिए विलयन में किसी विलयन के 3 घटक है। कौन कौन से? ए, बी, सी। अब इनके तीनों के मोल प्रभाज निकालने हैं तो हम लोग क्या करेंगे? मान लीजिए मोल प्रभाज को यक्स से दर्शाते हैं। यक्स ए बराबर ए के मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या, उसके बाद आ जाएगा क्या? बटे ए प्लस बी प्लस सी के मोलों की संख्या। ए बटे प्लस बी प्लस सी के मोलों की संख्या, यानी जिसका मोल प्रभाज निकालना होगा उसके मोलों की संख्या को ले लेते हैं और उस संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को संपूर्ण मोलों की संख्या को ले लेते हैं, उनका अनुपात निकाल लेंगे, वही कहलाएगा उस घटक का मोल प्रभाज। मान लीजिए बी का मोल प्रभाज निकालना होगा तो यक्स बी बराबर क्या होगा? बी के मोलों की संख्या, बी के मोलों की संख्या, और फिर बटे क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी के मोलों की संख्या, ए प्लस बी प्लस सी के मोलों की संख्या, ये हो जाएगा यक्स बी। अगर यक्स सी निकालना होगा तो क्या करेंगे भाई? तीसरा घटक हमारा क्या है? सी है, तो सी के मोलों की संख्या, सी के मोलों की संख्या बटे क्या हो जाएगा? बटे हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी के मोलों की संख्या। अब ये हो जाएगा हमारा मोल प्रभाज। अब ये सबका अलग अलग मोल प्रभाज, अगर संपूर्ण मोल प्रभाज निकालना होगा तो संपूर्ण मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा? संपूर्ण मोल प्रभाज बराबर, संपूर्ण मोल प्रभाज बराबर ए का मोल प्रभाज धन बी का मोल प्रभाज धन सी का मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज क्या हो गया? मोल प्रभाज कहते किसे हैं? मोल प्रभाज होता है किसी घटक के मोलों की संख्या। मान लीजिए आपका जो विलयन लिया गया उसमें 2 घटक है, ए और बी है, तो किसी घटक के मोलों की संख्या बटे संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे? मोल प्रभाज। मान लीजिए यहाँ पर हमने 2 घटक लिया है, ए लिया है और बी लिया है। अब ए का मोल प्रभाज निकालना है तो यक्स ए बराबर क्या होगा? यन ए, यन क्या है? मोलों की संख्या। किसके मोलों की संख्या? ए के मोलों की संख्या है। उसके बाद संपूर्ण मोलों की संख्या, संपूर्ण मोलों की संख्या में यन ए प्लस यन बी आ जाएगा। इन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा? मोल प्रभाज कहलाता है। हम लोग देख सकते हैं, अभी आप जो निकाला गया हल करके दिखाया उसी चीज को देख सकते हैं। किसी अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? मोल प्रभाज कहलाता है। मोल प्रभाज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मोल अंश बोलते हैं। और चाहे क्वेश्चन में मोल प्रभाज बोलेगा और चाहे मोल अंश बोलेगा, इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं? यक्स से दर्शाते हैं। अब यहाँ पर आपको मिल रहा है, मान लीजिए आपके 2 घटक है, विलयन के 2 घटक है। पहला है विलायक और दूसरा है विलेय। विलायक का जो मोलों की संख्या यन ए है और जो विलेय के मोलों की संख्या है वो यन 2 है। तो यक्स ए यानी कि विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा? यन ए अपान यन ए प्लस यन 2 हो जाएगा। विलेय का मोल प्रभाज निकालना होगा, यक्स 2 का मोल प्रभाज निकालना होगा, तो विलेय के मोलों की संख्या को ऊपर रखिएगा, विलेय धन विलायक के मोलों की संख्या आ जाएगी। इन दोनों को निकाल करके हम लोग मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। जैसे दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया आपको 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, 90 ग्राम जल में 18 ग्राम 90 ग्राम जल में 18 ग्राम ग्लूकोज का मोल अंश ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है किसी विलयन में 90 ग्राम जल है और 18 ग्राम ग्लूकोज है, तो इसका मोल अंश ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। किसी विलयन में 90 ग्राम जल है और 18 ग्राम ग्लूकोज है, इसका हमको क्या निकालना है? मोल प्रभाज निकालना है। तो मोल प्रभाज निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? मोलों की संख्या। यहाँ पर मोलों की संख्या तो दी नहीं गई है, यहाँ पर आपको भार दे दिया गया है बस।
अब आप मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे जल का भार। जल का भार कितना दिया गया है? 90 ग्राम। फिर क्या आ जाएगा? जल का अणुभार। जल का अणुभार बराबर कितना होता है? जल का अणुभार बराबर होता है कितना? 18। फिर क्या कर रहा है? 18 ग्राम ग्लूकोज, यानी कि दूसरा घटक है ग्लूकोज। ग्लूकोज का भार, ग्लूकोज का भार बराबर कितना दे दिया गया? 18 ग्राम। अब ग्लूकोज का अणुभार क्या हो जाएगा? ग्लूकोज का अणुभार, ग्लूकोज का अणुभार बराबर, ग्लूकोज का अणुभार होता है, इसका अणुभार निकाला जाए C6H12O6। C6H12O6 कार्बन का कितना होता है? 12। 12 गुणे 6 धन हाइड्रोजन कितना होता है? 1। कितना हाइड्रोजन है? 12। तो 12 गुणे 1 धन ऑक्सीजन कितना होता है? 16। 16 गुणे 6। इनका सबका योग करेंगे आप लोग तो हो जाएगा कितना? 180। ग्लूकोज का अणुभार कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। ये तो हमको क्या मिल गया है? ये अभी हमको मोलों की संख्या नहीं मिली है, ये हमको भार और अणुभार मिला हुआ है। आप मोलरता में चलेंगे तो मोलरता में आपको बताए थे हम कि मोलों की संख्या निकालने का तरीका क्या होगा। मोलों की संख्या निकालने का तरीका होगा विलेय का भार और विलेय का अणुभार। तो विलेय का भार रखा, पहले जल के मोलों की संख्या निकालो। जल के मोलों की संख्या बराबर, जल के मोलों की संख्या बराबर क्या होगा? जल के मोलों की संख्या निकालने का तरीका क्या होगा? जल के मोलों की संख्या बराबर होगा जल का भार बटे जल का अणुभार। जल का भार कितना दिया गया है? 90। जल का अणुभार कितना है? 18। 90 बटे 18 हो जाएगा। अब दूसरा क्या होगा? ग्लूकोज का के मोलों की संख्या, ग्लूकोज के मोलों की संख्या। तो ग्लूकोज के मोलों की संख्या निकालने का भी वही तरीका अपनाओ, ग्लूकोज का भार बटे ग्लूकोज का अणुभार। ग्लूकोज का भार 18, अणुभार है 180। अब इसको हल करोगे तो कितना हो जाएगा? इसको 2 से काट दीजिए, हो जाएगा ये आ जाएगा 5। और इसको करोगे तो ये हो जाएगा 1/10 बराबर 0.1। अब पहले सबसे पहले तो संपूर्ण मोलों की संख्या निकाल लीजिए। संपूर्ण मोलों की संख्या बराबर, संपूर्ण मोलों की संख्या बराबर कैसे निकालेंगे? जल के मोलों की संख्या धन ग्लूकोज के मोलों की संख्या। जल के मोलों की संख्या कितनी है? 5। ग्लूकोज के मोलों की संख्या कितनी है? 0.1। ये हो जाएगा क्या? 5.1। ये संपूर्ण मोलों की संख्या आ जाएगी। अब मोल प्रभाज निकालने का तरीका क्या अपनाओगे? मोल प्रभाज निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे? किसका मोल प्रभाव निकालोगे? सबसे पहले जल का। तो H2O बराबर जल के मोलों की संख्या। जल के मोलों की संख्या कितनी आई है? जल के मोलों की संख्या 5 है। यह हो जाएगा 5 बटे 5.1। C6H12O6 बराबर इसका मोल, ग्लूकोज के मोलों की संख्या कितनी है? 0.1 है बटे 5.1। जब इसको आप लोग हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा जल के मोलों की संख्या, ये आ जाएगी ग्लूकोज के मोलों की संख्या। मोल प्रभाव निकालने का ये तरीका हो गया। आपके पास एक न्यूमेरिकल और यही आपको मिलने वाला है। दूसरा क्या कह रहा है? 46 ग्राम एथेनॉल को 54 ग्राम जल में घोला गया है। एथेनॉल तथा जल के मोल प्रभाव की गणना करो। हर बार क्वेश्चन आया है 2018, 2024 लगातार आपको क्वेश्चन मिलेगा मोल प्रभाव पे निकालने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज आप सीख लीजिए तो आपका नंबर पक्का। पहला क्या है? 46 ग्राम एथेनॉल, यानी कि एथेनॉल का द्रव्यमान कितना है? C2H5OH का द्रव्यमान, C2H5OH का द्रव्यमान बराबर 46 ग्राम है। C2H5OH का अणुभार बराबर, C2H5OH का अणुभार निकालिए। C2H5OH कार्बन का होता 12, 12 गुणे 2 धन हाइड्रोजन कितना होगा? 1। कितना हाइड्रोजन है? 5 1 6 हाइड्रोजन आपके पास है 6। और ऑक्सीजन का होता है 16। 24 धन 6 धन 16 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 46। यहाँ पर आपका हो जाएगा अणुभार, C2H5OH का अणुभार भी हो जाएगा 46। दूसरा क्या कह रहा है? 54 ग्राम जल, यानी H2O का भार, H2O का भार बराबर कितना हो जाएगा? 54। अब फिर H2O का अणुभार, H2O का अणुभार, H2O का अणुभार आप लोग निकालोगे तो क्या होगा?
H2O को भाई देखो, वैसे तो अब 18 याद रखे रहे, लेकिन मान लीजिए ना निकाल पाओ आप तो ना याद रहे तो आप लोग निकाल लो। 2 धन 16 कितना हो जाएगा? 18 बटे 18 हो जाएगा। अब आप लोग क्या करो, भार और अनुभार मालूम हो गया। अब आपको क्या करना है, मोलों की संख्या निकालना है। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मोलों की संख्या निकालने के लिए वही तरीका अपनाओ, C2H5OH के मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या बराबर क्या करोगे, C2H5OH का भार बटे C2H5OH का अणुभार बराबर कितना आ जाएगा? 1। H2O के मोलों की संख्या बराबर, H2O के मोलों की संख्या बराबर, फिर वही तरीका जो अभी आप यहाँ C2H5OH पर लगाए थे, H2O का भार बटे H2O का अणुभार 54 बटे 18 बराबर कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो C2H5OH के मोलों की संख्या मिल गई, H2O के मोलों की संख्या मिल गई। अब हमको क्या करना है, इन दोनों का मोल प्रभार निकालना है। मान लीजिए हम निकालने चल रहे हैं क्या, C2H5OH का मोल प्रभार। तो C2H5OH x C2H5OH बराबर C2H5OH के मोलों की संख्या, C2H5OH की मोलों की संख्या कितनी आई? 1। और संपूर्ण मोलों की संख्या, संपूर्ण मोलों की संख्या निकालने का तरीका क्या होगा, इन दोनों को जोड़ो भाई, संपूर्ण मोलों की संख्या आ जाएगी 1 धन 3 बराबर 1/4, ये हो जाएगा 0.25। दूसरा क्या हो गया, जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या निकालेंगे तो क्या होगा, H2O बराबर जल के मोलों की संख्या, जल का मोल प्रभार निकालेंगे तो जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या कितनी है? 3। और संपूर्ण मोलों की संख्या 1 धन 3 बराबर 3/4। इसको जब हल किया जाएगा तो इतना आ जाएगा 0.75। ये जल का मोल, ये हो गया C2H5OH का मोल प्रभार, ये हो जाएगा जल का मोल प्रभार। बस मोल प्रभार निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको अगर भार दिया गया है, जैसे क्वेश्चन ये मिल रहा है, ध्यान दीजिए, इससे लगभग सारे क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन मिल रहा है, एथेनॉल का भार कितना दिया गया? 46। जल का भार कितना दिया गया? 1। यहाँ 2 है, हो सकता है 3 घटक 4 घटक मिले आपको कुछ नहीं करना, बस भार को देख लो, सबका अणुभार निकाल लो, अणुभार और भार से आप मोलों की संख्या निकाल लो, और मोलों की संख्या निकाल करके आप लोग सीधे से मोल प्रभार को निकाल सकते हैं। बस आगे अब चर्चा होती है। इसमें ढेर सारे क्वेश्चन, हर बार क्वेश्चन आए हैं। अभी 2 क्वेश्चन कराएगा, तीसरा क्वेश्चन 2019 में भी आया, इसमें भी देखिए, जल में एथिल अल्कोहल कितना प्रतिशत है? 46%। फिर विलयन में एथिल अल्कोहल तथा जल के मोल प्रभार की गणना करो, एथिल अल्कोहल तथा जल के मोल प्रभार की गणना करो। अब यहाँ पर प्रतिशत में दे दिया गया है, एथिल अल्कोहल कितना प्रतिशत है? 46% है, यानी एथिल अल्कोहल का भार हो गया 46 ग्राम। यहाँ क्वेश्चन देखिए, एथिल अल्कोहल का भार क्या हो जाएगा? एथिल अल्कोहल का भार बराबर, एथिल अल्कोहल का भार बराबर 46%, मतलब 46 ग्राम हो जाएगा। अब दूसरा चीज दिया ही नहीं गया, आप कंफ्यूज, भैया जल तो दिया नहीं, जल काहे नहीं दिया गया है? 100%, तो दोनों विलयन मिला कितना प्रतिशत है? 100% है, और 100% में आपको एथिल अल्कोहल कितना बता दिया है? 46% बता दिया है। अब आपको दूसरा क्या है? जल है, जल दिया गया, तो जल का भार कैसे निकालोगे? तो जल का भार बराबर, संपूर्ण भार को कितना मानोगे? संपूर्ण भार को 100 मानो, 100 माइनस 46 हो जाएगा कितना? 54 ग्राम। वही अभी हल कराएगा था, क्वेश्चन तरीका बदल दिया है बस। उसने क्वेश्चन में जल का भार दिया था, यहाँ पर जल का भार नहीं दिया है, हमको जल का भार निकालना पड़ेगा, बस वही क्वेश्चन है। ये भी 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। फिर कह रहा है भारानुसार 85% यानी 85% ग्लिसरॉल के विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना करो। अब इसमें क्या दे दिया गया है? ग्लिसरॉल का मोल प्रभाव दे दिया गया है, भार, ग्लिसरॉल का प्रतिशत मात्रा दे दी गई है। दूसरा जो विलयन आपका है, जो जल है, उसकी जल की प्रतिशत मात्रा नहीं दी गई है। अब आपको ग्लिसरॉल मिल रहा है 85%। अब दूसरा क्वेश्चन आपको मिल रहा है, कह रहा है कि 2000, देखो भैया 2019 और 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है, बार बार आपको क्वेश्चन मोल प्रभाव से मिल रहा है। इसमें क्या कह रहा है? भारानुसार 85% ग्लिसरॉल, इसमें ग्लिसरॉल की प्रतिशत मात्रा दी गई और कुछ नहीं दिया गया। जब प्रतिशत मात्रा दी गई तो इसमें इसको हल करना तो और आसान है, यानी ग्लिसरॉल का भार जो हो जाएगा, C3H8O3 का भार जो हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 85%, यानी 85 ग्राम। और H2O का भार कितना हो जाएगा?
H2O का भार हो जाएगा कितना 100 माइनस 85 बराबर 15। यानी कि अब आपको ग्लिसरॉल का भार मिल गया और जल का भार मिल गया। अब ग्लिसरॉल का भार, अब इसका अणुभार निकाल करके ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या निकाल लोगे। जल का अणुभार होता 18 है ही, अब इसमें भी जल के मोलों की संख्या निकाल लोगे। जब जल के मोलों की संख्या आ जाएगी तो आप लोग उसका मोल प्रभार निकालोगे, मोल प्रभार निकाल लोगे, दोनों का अलग अलग मोल प्रभार हो जाएगा। फिर यही क्वेश्चन देख रहे, बार बार ले आकर के क्वेश्चन बैठा हुआ बोर्ड किस पे, मोल प्रभाज पर। लगभग 5वां 6वां क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं। 2019 में आया हुआ है, 2023 में भी आया हुआ है। 72 ग्राम जल 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। अभी सेम क्वेश्चन लगभग हल कराया गया, केवल यही चेंज हुआ है, 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल। तो 72 ग्राम जल दिया गया, जल का अणुभार क्या हो जाएगा, जल का अणुभार हो जाएगा 18 और ये एथिल अल्कोहल का अणुभार कितना हो जाएगा 46। आप लोग यहां से निकाल लेना, क्या निकाल लीजिएगा आप लोग इस यहां से मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या निकाल करके मोल प्रभाज तो निकाल ही लेंगे। कितना आसान सा क्वेश्चन है। फिर कह रहा है एक विलेन में बेंजीन का 30% कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है, बेंजीन के मोल प्रभाज की गणना करो। बेंजीन का 30%, फिर वही बात, बेंजीन का भार, तो बेंजीन का भार कितना हो जाएगा, बेंजीन का भार बराबर 30 ग्राम हो जाएगा। और कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना हो जाएगा, CCl4 का भार कितना हो जाएगा, CCl4 का भार बराबर 100 माइनस 30 बराबर 70 ग्राम हो जाएगा। अब दोनों का जो अणुभार निकाल करके मोलों की संख्या निकाल लेंगे, मोलों की संख्या से सीधे मोल प्रभार निकाल लेंगे। फिर आगे देखिए, फिर क्वेश्चन मिल रहा है मोल प्रभाज, कितना मोल प्रभाज क्वेश्चन देगा आप लोगों को, देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। लगभग 10 क्वेश्चन हो गए, 8 से 10 क्वेश्चन होने वाले हैं। फिर कह रहा एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल के मोल अंश की गणना कीजिए यदि जलीय विलयन में एथेनोइक का जो प्रतिशत मान है 20 है। फिर वही बात, एथेनोइक अम्ल C2H4O2 का भार, C2H4O2 का भार कितना है 20 ग्राम हो गया है। अब किसमें घोला गया है, जल में। H2 जलीय विलयन कह रहा ना, जल में घोला गया है। H2O का भार बराबर कितना हो जाएगा 100 माइनस 20 बराबर 80 ग्राम हो जाएगा। अब इसका भी अणुभार निकालिएगा, इसका अणुभार, जल का अणुभार, अणुभार से मोलों की संख्या निकाल करके, और जब मोलों की संख्या आ जाएगी तो मोल प्रभाव तो निकाल ही सकते हैं। फिर देखिए यूरिया का विलयन भारानुसार 6% है, यूरिया का विलयन भारानुसार 6% है। मतलब कि जो यूरिया का भार हो जाएगा, यूरिया का भार बराबर हो जाएगा 6 ग्राम। अब यूरिया का कैसा विलयन है, जल में विलयन है, तो H2O का भार बराबर, H2O का भार बराबर हो जाएगा क्या 100 माइनस 6 बराबर 94 ग्राम। अब फिर वही तरीका, ये यूरिया के भार में अणुभार से भाग दे दीजिएगा। यूरिया के भार में, यूरिया का भार 6, अणुभार होता है 60, इसका जल का भार कितना है 94, अणुभार होता है 18। यहां से आपको मोलों की संख्या मिल जाएगी। अब यहां मोलों की संख्या मालूम करके मोल प्रभार निकाल लेंगे। फिर आता है आपका हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या है, हेनरी के नियम के 3 क्वेश्चन इसमें उठेंगे। पहला तो हेनरी का नियम, दूसरा हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, और तीसरा जो है वो हेनरी के नियम की सीमाएं पूछी जा सकती हैं। हेनरी का नियम कहां कहां लागू हो सकता है, हेनरी का नियम क्या है, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग और हेनरी के नियम की सीमा। हेनरी का नियम है स्थिर ताप पर किसी गैस का विलयन में आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यानी कि जो आंशिक दाब होगा वो गैसीय विलयन में जो गैस का मोल प्रभाज होगा उसके समानुपाती होगा, यानी P समानुपातेयक, यानी आंशिक दाब मोल प्रभाज के समानुपाती होता। सीधे कह सकते हो आंशिक दाब P समानुपाते क्या हो जाएगा, यक्स गैस, गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती हो। कितना आसान सा तरीका है, देखिए P समानुपाते यक्स गैस, यानी आंशिक दाब गैसीय विलयन के गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। P समान, अब एक चीज याद रखिएगा, P किसमें और यक्स गैस किसमें है, समानुपात में है। अब इनको बराबर में लाना है।
अब बराबर में लाना है तो हमको कुछ ना कुछ क्या लॉलीपॉप देना पड़ेगा। भैया कहाँ भागे जा रहे हो, मेरे बराबर आ जाओ। वो लॉलीपॉप क्या है, वो लॉलीपॉप इनके लिए है क्या, एक स्थिरांक। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, पी और यक्स गैस को अगर बराबर में लाएंगे तो हम लोग एक स्थिरांक लगाएंगे जिसका नाम क्या है, हेनरी स्थिरांक है। तो P बराबर क्या, के एच इंटू यक्स गैस। यच का मतलब हेनरी, के एच क्या हो गया, हेनरी स्थिरांक हो गया। किसमें थे ये, समानुपात में थे। समानुपात को किसमें लाना है, बराबर में लाना। कोई आदमी आपके आगे आगे भगा जा रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कुछ ना कुछ लालच देना पड़ेगा। भैया कहाँ भागे जा रहे हो, मेरे बराबर आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ। अब ये क्या कर रहा है, भगने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या कहेगा, भैया कहाँ भाग जा रहे हो, आओ मेरे बराबर आओ, मेरे साथ आओ ना, मैं आपको एक लॉलीपॉप देता हूँ। लॉलीपॉप क्या है, के एच है, तो के एच इंटू यक्स गैस। पी बराबर क्या है, जहां पी बराबर है आंशिक दाब किसका, जो उस पर लग रहा है विलेन पर। यक्स क्या है, यक्स है मोल प्रभाज। यहाँ अंश और प्रभाज दोनों एक ही होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। अंश और मोल प्रभाज दोनों का मतलब एक ही होता है, चाहे हम मोल प्रभाज बोले चाहे मोल अंश बोले। के एच क्या है, के एच है हेनरी का नियतांक। हेनरी ने नियम दिया था, जो नियतांक लगेगा वो हेनरी का ही नियतांक कहा जाएगा। अब हेनरी के नियम की सीमा क्या क्या है, हेनरी का नियम लागू कहां कहां हो सकता है, किस विलेन पर हेनरी का नियम लागू होगा। पहली सीमा, हेनरी का नियम क्या है, हेनरी का नियम तो आप जान चुके हैं, P बराबर के एच इंटू यक्स गैस। इतना याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। P बराबर के एच इंटू यक्स गैस, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, P समानुपाते यक्स गैस। लगने वाला आंशिक दाब गैस के मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है। यहां से आपको नियम मिल गया, P बराबर के एच इंटू यक्स गैस। के एच क्या है, हेनरी स्थिरांक है, तो नियम मालूम हुआ। अब बात आती है हेनरी के नियम की सीमाएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देखिएगा, ये क्वेश्चन लगभग कई बार पूछा गया है। पहली सीमा क्या है, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। अगर दाब बहुत अधिक हो जाएगा तो हेनरी का नियम लग ही नहीं पाएगा। तो मतलब नियम कहां लगाया जाए, कोई स्थिति होनी चाहिए, कोई परिस्थिति होनी चाहिए, वहां पर नियम लगे। हर स्थितियों में कोई नियम लागू नहीं किया सकता है। यानी कि जब भी हेनरी का नियम वही लागू कर सकते हैं जहां पर दाब बहुत अधिक नहीं होगा। अगर दाब अधिक हो जाएगा तो हेनरी के नियम का कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी सीमा क्या है, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। हेनरी के नियम को लागू करने के लिए दूसरी सीमा में आपको ताप को बहुत कम नहीं रखना है, यानी ताप को कम नहीं करना। ताप को कम करोगे गैस की वरीयता ऐसे बढ़ जाएगी, तो नहीं, हेनरी का नियम लगाने का क्या मतलब है। फिर क्या हो जाएगा, गैस का व्यवहार आदर्श गैस के समान होना चाहिए। आदर्श गैस किसे कहते हैं भैया, आपको जब राउल्ट का नियम पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको आदर्श गैस मिलेगा, आदर्श विलयन मिलेगा, आदर्श और अनादर्श विलयन। तो ये जो आप गैस होनी चाहिए, जो गैस घुलनी है, जिस गैस को द्रव में घोलना है, उस गैस का व्यवहार किसकी तरह होना चाहिए, आदर्श गैस की तरह होना चाहिए। गैस की विलायक में और विलायक में विलेयता कम होनी चाहिए। बहुत ज्यादा घुल जा रहा है तो क्या मतलब है, जब कोई, जैसे मान लीजिए कोई विलेन है, कोई ये द्रव है, और कोई आकर के गैस यहाँ पर जल्दी जल्दी घुल जा रही है, जल्दी जल्दी घुल जा रही है, और जब घुल जा रहे तो नियम लगाने कोई मतलब है नहीं है। नियम कहाँ लगेगा, जहां पर इसकी विलेयता कम हो। भैया घुल नहीं रही है तो नियम लगा के घोला जाए, कैसे घुलेगी। अगर बहुत जल्दी जल्दी आकर के घुल जा रही है, स्वयं आकर घुल जा रही है, तो हेनरी के नियम लगाने का, हेनरी के नियम लगने का कोई औचित्य नहीं है। यानी हम लोग कह सकते हैं गैस की विलायक में विलेयता बहुत कम होनी चाहिए। यानी मान लीजिए आपका द्रव जो है विलायक है, अगर गैस जल्दी जल्दी आकर के घुल जा रही है तो हेनरी के नियम लगाने का कोई औचित्य नहीं है। वो नियम कब लगेगा, नियम तब लग सकता है जब इसमें विलेयता कम होगी, तो हम उसको हेनरी के नियम से विलय कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट है, गैस की विलायक में विलेयता कम होनी चाहिए। अगर विलेयता ज्यादा है, नियम लगाने का कोई औचित्य नहीं है। अब पांचवा पॉइंट क्या है, गैस की रासायनिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर कोई गैस रासायनिक प्रकृति की है कि उसमें वो आयनिक रूप से है तो आयनिक रूप से होनी चाहिए, आणविक रूप से तो आणविक रूप से ही होनी चाहिए, उसकी रासायनिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये हमारे 5 पॉइंट है जो हेनरी के नियम की सीमाओं के अंतर्गत आते हैं। कहां पर हेनरी का नियम लगेगा, इन 5 पॉइंटों को आप लोग याद रखे रहिएगा। इन 5 पॉइंट से आपको नंबर मिल सकता है, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग आ सकते हैं।
इसके पहले से अब हम लोग हेनरी के नियम का उपयोग जानेंगे थोड़ा सा। ये भी क्वेश्चन आता है, हेनरी के नियम का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। हेनरी के नियम का उपयोग सबसे पहले तो हमारे फेफड़ों से जो गैसों का आदान प्रदान होता है, हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, गैसों का आदान प्रदान जो हेनरी के नियम के आधार पर होता है। क्योंकि गैस जब फेफड़े तक जाती है तो फेफड़े में जाने के बाद वो जाके ब्लड में घुलती है। जब ब्लड में घुलेगी तो किस नियम से घुलेगी? हेनरी के नियम से ही घुलती है। दूसरा, सोडा वाटर में जो गैस को घोला जाता है, सोडा वाटर में कौन सी गैस घुली होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर में गैस को जो घोला जाता है वहां पर भी हेनरी का ही नियम लगा होता है। हेनरी के नियम के आधार पर ही सोडा वाटर में गैसों को घोला जाता है। तीसरा एक और है उपयोग, जब हम लोग पहाड़ों पर जाते हैं तो पहाड़ों पर जाने पर हमारा जो दाब होता है वहां घट जाता है। दाब घटने के कारण हमारे ब्लड में ऑक्सीजन के घुलने की क्षमता कम हो जाती है, तो वहां पर हमारे सोचने विचारने की क्षमता कम हो जाती है। इस प्रकार के रोग को हम लोग एनॉक्सिया रोग कहते हैं कि अगर फेफड़े वहां पहाड़ों पे जाओगे, वायु दाब कम होगा, वह दाब कम हो जाएगा तो गैस के घुलने की क्षमता कम हो जाएगी, और गैस के घुलने की क्षमता कम हो जाएगी तो हमारी सोचने विचारने की क्षमता भी घट जाती है। इस प्रकार के रोग को एनॉक्सिया रोग कहा जाता है। ये आपके 2-3 उपयोग हो गए हैं जो हेनरी के नियम के उपयोग हैं। राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम क्या है? राउल्ट का नियम है वाष्प दाब से संबंधित। राउल्ट का नियम किससे संबंधित है? वाष्प दाब से संबंधित है। वाष्प दाब किसे कहते हैं? किसी वाष्प के द्वारा द्रव यानी कि जो आपका पदार्थ है, विलायक या विलेन जो भी है, वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। हेनरी ने क्या नियम दिया? हेनरी का, अब यहाँ पूछ रहा था हेनरी का नियम किससे संबंधित है? वाष्प दाब से संबंधित है। हेनरी का नियम किससे संबंधित है? वाष्प दाब से संबंधित है। अब यहाँ पर है स्थिर ताप पर किसी वाष्पशील अवयव, वाष्पशील और अवाष्पशील, जो वाष्प में बदल जाए उसको क्या बोलेंगे? वाष्पशील। जो वाष्प में ना बदले उसको क्या बोलते हैं? अवाष्पशील। पेट्रोल पंप पे जाओ, अगर आपके गाड़ी के ऊपर या आपके हाथ के ऊपर पेट्रोल पड़ जाता है, गिर जाता है, तो आप लोग देखते थोड़ी देर बाद पेट्रोल सूख जाता है। यानी पेट्रोल कैसा पदार्थ है? वाष्पशील पदार्थ है। यानी जो वाष्प में बदल जाओ कैसा पदार्थ होगा? वाष्पशील। स्थिर ताप पर किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। यानी कि आंशिक दाब, वाष्प दाब मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मान लीजिए हमारा जो कोई विलेन है, उस विलेन के 2 घटक है, 2 अवयव है। पहला अवयव क्या है? ए है, और दूसरा अवयव क्या है? बी है। तो राउल्ट के नियमानुसार पी ए समानुपाते यक्स से, पी बी समानुपाते यक्स बी। आपका नियम क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा। स्थिर ताप पर किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, मोल अंश के समानुपाती होता है। यदि मान लीजिए कोई विलेन है, विलेन में 2 घटक हो गए हैं, 2 अवयव हो गए हैं जो वाष्पशील है, एक अवयव ए है, एक अवयव क्या है? बी है। तो पी ए घटक ए के लिए देखिएगा, पी ए समानुपाते यक्स से और पी बी समानुपाते यक्स बी। किसके नियम से? राउल्ट के नियम से। अब अभी आपको मिला था पी ए समानुपाती यक्स ए और पी बी समानुपाती यक्स बी। हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, पी ए बराबर पी नॉट ए नॉट इंटू यक्स ए, पी बी बराबर पी बी नॉट इंटू यक्स बी। यानी कि जो ये पी ए नॉट है, पी बी नॉट है, ये क्या है? ये शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, यानी इसमें कोई और विलेय नहीं मिलाया गया है, कोई और विलायक नहीं मिलाया गया है। जब विलायक अकेला है, स्वयं है, तो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पी नॉट ए और शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पी बी के घटक के लिए पी नॉट बी हो जाएगा। जहां दिखा गया, जहां पी नॉट क्या है? शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। विलेन का जो विलायक है या विलेन है, उसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब क्या है? पी नॉट है। ए घटक के लिए पी नॉट है, बी घटक के लिए पी नॉट बी। तो पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू यक्स ए, पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू यक्स बी। अब ये आपका घटक ए है, ये घटक आपका बी है, आपका घटक ए और घटक बी। इसका जो दाब है
पीए है और इसका क्या है, पीबी है। दोनों विलेन को मिला दिया जाए। अब जब दोनों विलेन को मिला दिया जाएगा तो जो वाष्प दाब आने वाला है वो क्या होगा, दोनों घटकों को मिला दिया जाए तो नया जो घटक बनेगा, विलेन बनेगा, उसका वाष्प दाब आने वाला वो क्या है, पी टोटल बराबर पी ए प्लस पीबी। अब पी ए प्लस पीबी, अभी आपको पी ए की वैल्यू मिली थी, पी ए बराबर क्या होता है, पी ए बराबर होता है पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और पीबी बराबर क्या होता है, पीबी बराबर होता है पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब आप टोटल पी बराबर क्या हो जाएगा, टोटल पी बराबर हो जाएगा पी ए प्लस पीबी, पी ए प्लस पीबी। अब पी ए प्लस पीबी, अब पी ए की वैल्यू कहां से है, पी ए की वैल्यू यहां से है, देखो ये है। पीबी की वैल्यू कहां से है, पीबी की वैल्यू यहां से है, ये यहां से है, आप लोग देखिए ये है। तो यानी कि टोटल पी बराबर क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पीबी। अब पी ए की वैल्यू ये मिल गई, पीबी की वैल्यू ये मिल गई। आप लोग निकाल सकते हैं पूरा टोटल वाष्प दाब भी निकाल सकते हैं, किसके नियम से, राउल्ट के नियम से। राउल्ट का नियम आप लोगों ने पढ़ा, राउल्ट के नियम से क्या न्यूमेरिकल आया हुआ, ध्यान दीजिएगा। आपको 2019 और 2023 में क्वेश्चन मिला हुआ है राउल्ट के नियम पर। क्वेश्चन क्या आया है, दो द्रव ए तथा बी के वाष्प दाब क्रमशः 80 एमएम और 60 एमएम एचजी है। अब क्या क्या दिया गया उसको देख लो, पी नॉट ए बराबर दिया गया 80, पी नॉट बी बराबर दिया गया है 60। हमको क्या निकालना है, एक्स ए निकालना है, और हमको क्या निकालना है, एक्स बी निकालना है। हमारा फार्मूला क्या होता है, पी बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। हमको सबसे पहले एक्स ए का मान निकालना है। एक्स ए बराबर क्या होगा, एक्स ए बराबर होगा ए के मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या बटे क्या हो जाएगा, बटे ए प्लस बी के मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या बटे ए प्लस बी के मोलों की संख्या। ए के मोलों की संख्या कितनी दी गई है, ए के मोलों की संख्या दी गई है 3, और बी के मोलों की संख्या कितनी दी गई है 2। तो ए के मोलों की संख्या 3 बटे 3 धन 2 बराबर 3 बटे 5 बराबर कितना हो जाएगा, 0.6 आ जाएगा। अब एक्स बी निकालेंगे, एक्स बी बराबर क्या होगा, बी के मोलों की संख्या, बी के मोलों की संख्या बटे क्या होगा, बटे ए प्लस बी के मोलों की संख्या, ए प्लस बी के मोलों की संख्या। अब यहां क्या होगा, बी के मोलों की संख्या कितनी है, बी के मोलों की संख्या 2 है, बी के मोलों की संख्या है 2 बटे ए प्लस बी के मोलों की संख्या 5, यानी 3 धन 2 5 बराबर 2 बटे 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0.4 हो जाएगा। यहाँ पर 0.6 हो गया, यहाँ पर 0.4, यानी एक्स ए का मान हो गया कितना, आ गया एक्स ए का मान, एक्स ए का मान मिल गया हमको कितना 0.6, और एक्स बी का मान कितना मिल गया 0.4, एक्स ए और एक्स बी का। अब हमारे पास फार्मूला तो है, ये उसी पे रखिए, P बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी बराबर 80 गुणे 0.6 प्लस 60 गुणे 0.4, ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 24, कितना आ जाएगा 8 4 12 72 एमएमएचजी, कुल कितना आ जाएगा 72 एमएमएचजी आ जाएगा। अब ये ऐसे ही कई बार न्यूमेरिकल आ चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, राउल्ट के नियम पर ये न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग चलते हैं। अब आदर्श और अनादर्श विलयन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों को क्या ग्राफ से समझना पड़ेगा। आदर्श और अनादर्श विलयन, आदर्श और अनादर्श विलयन कहते किसे हैं, सबसे पहली बात आती है आदर्श, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, आदर्श विलयन होता क्या है। आदर्श विलयन के पास हम लोग चलते हैं, वे सभी विलयन जो किसी भी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन किसे कहते हैं,
ऐसे विलयन जो किसी भी ताप और सांद्रता पर किसी भी परिस्थिति पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं क्या कहलाते हैं? आदर्श विलयन कहलाते हैं। राउल्ट का नियम क्या है? राउल्ट का नियम है पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अगर ये इस नियम का पालन करते हैं तो ये कैसे विलयन है? आदर्श विलयन है। अगर ये इस नियम का पालन करते हैं P बराबर पी ए प्लस पी बी, तब ये आदर्श विलयन है। अगर ये इस नियम का पालन करते हैं P बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, तब ये आदर्श विलयन होते है। यानी कि सीधे से सीधे हम लोग कह सकते हैं ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। किसी भी परिस्थिति पर, वो परिस्थिति क्या है? ताप भी है और वो परिस्थिति क्या है? सांद्रता भी है। तो हम लोग सीधी से एक छोटी परिभाषा क्या है हमारे पास? वे सभी विलयन जो ताप एवं सांद्रता की किसी भी परिस्थिति पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। राउल्ट का नियम क्या है? P बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए। अगर पी ए बराबर है पी नॉट ए इंटू एक्स ए के तो ये आदर्श विलयन होगा। अगर पी बी बराबर है पी नॉट बी इंटू एक्स बी के तो ये आदर्श विलयन होगा। अगर P बराबर है पी ए प्लस पी बी के तो ये आदर्श विलयन होगा। अगर P बराबर है पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी के तो ये आदर्श विलयन होगा। आदर्श विलयन के गुण अभी जो बता रहे थे, आदर्श विलयन में क्या होगा? जो संपूर्ण दाब होगा वो घटकों के दाब के योग के बराबर होगा। पहली शर्त, पहली कंडीशन। गुण क्या होगा आदर्श विलयन का? P अभी बताया गया था P बराबर पी ए प्लस पी बी। ये क्या है? दोनों घटक का दाब है, ये संपूर्ण दाब है। यानी इसका दाब घटकों के दाब के अगर बराबर होगा तो ये आदर्श विलयन है। अगर यही चीज बराबर नहीं है तो आदर्श विलयन नहीं है। P बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, अगर इसका भी मान बराबर है इसके दोनों के, तब भी जान लीजिए विलयन आदर्श होगा। डेल्टा भी, यानी कि डेल्टा से कहां लगता है? जहां परिवर्तन होता है। अगर आयतन परिवर्तन 0 है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तब भी वो विलयन क्या होगा? आदर्श विलयन होगा। डेल्टा एच यानी उष्मा में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो विलयन क्या होगा? आदर्श विलयन होगा। आदर्श विलयन के गुण ध्यान दीजिएगा फिर से। अगर संपूर्ण दाब पी ए यानी घटकों के दाब के योग के बराबर होगा तो विलयन आदर्श होगा। अगर P बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, तब भी विलयन आदर्श होगा। अगर आयतन परिवर्तन शून्य है तब भी विलयन आदर्श होगा। अगर उष्मा परिवर्तन शून्य है तब भी विलयन आदर्श होता है। बच्चों अभी तक हमने आदर्श विलयन को पढ़ा। अब आदर्श विलयन का उदाहरण देखते हैं। आदर्श विलयन का उदाहरण क्या होता है? इसे बेंजीन और टॉलुइन दोनों का बना हुआ विलयन क्या कहलाता है? आदर्श विलयन कहलाता है। मेथेनॉल और एथेनॉल दोनों का बना विलयन आदर्श विलयन कहलाता है। आदर्श विलयन किसे कहते हैं? इसके दो उदाहरण दीजिए तो आपको उदाहरण मिल गया है। अब आगे आता है आदर्श विलयन का हम लोग ग्राफ बना करके देखते हैं। आदर्श विलयन को ग्राफ के द्वारा देखते हैं। अब आपको यहाँ पर मान लीजिए आपका जो है पहला घटक है ए और इधर जो है वो दूसरा घटक है बी। अब इधर आप लोग आएंगे, मान लीजिए ये घटक ए है तो इसका जो वाष्प दाब हो जाएगा वो पी नॉट ए हो जाएगा। ये घटक बी है, इसका वाष्प दाब जो हो जाएगा पी नॉट बी हो जाएगा। जब हमने घटक ए को लिया था उस समय घटक ए का मोल प्रभाव क्या था? 1 मोल था। जैसे जैसे विलयन बनाते गए वैसे वैसे इसके मोलों की संख्या घटती गई, ए के 0 मोल हो गए। इधर घटक बी था, बी घटक का जो मोल प्रभाव था वो एक्स बी था। अब वहाँ पर हमने मोलों संख्या लिया था बी। अब यहाँ पर हो जाएगा मोल प्रभाव, मान लीजिए एक्स बी बराबर 0 हो जाएगा। और इसका ग्राफ देखा जाएगा तो आदर्श विलयन के लिए क्या होता है? राउल्ट के नियम के आधार पर ये वाष्प दाब, यहाँ वाष्प दाब होगा और इधर आपका क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा मोल प्रभाव है मोल प्रभाव। तो नियम होता है वाष्प दाब मोल प्रभाव के समानुपाती होता है। जैसे जैसे वाष्प दाब घटेगा वैसे वैसे मोल प्रभाव भी घटेगा। अब यहाँ वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में किसी विलयन का वाष्प दाब सबसे अधिक होता है किसी पदार्थ का, तो ये यहाँ पर बन जाएगा। इसका ग्राफ कुछ इस तरह बन जाएगा। ये हो जाएगा आपका क्या? P बराबर पी ए बराबर पी नॉट ए
इंटू एक्स ए, और ये हो जाएगा पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू एक्स बी। यहाँ पी बराबर क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। आप लोग इसको देख सकते हैं ग्राफ के द्वारा, आदर्श प्लेन के लिए ग्राफ बना हुआ ग्राफ होगा। आगे बात होती है अनादर्श प्लेन किसे कहते हैं। अनादर्श प्लेन होता क्या है, वे प्लेन जो किसी ताप या सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श प्लेन कहलाते हैं। वे प्लेन जो राउल्ट के नियम को फॉलो ना करें, जो राउल्ट के नियम को फॉलो करते हैं तो आदर्श प्लेन होते हैं, जो राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करते हैं वो अनादर्श प्लेन कहलाते हैं। अब इनमें अनादर्श प्लेन जो होते हैं दो प्रकार के होंगे। भाई कोई प्लेन बनाया गया है, अगर प्लेन का वाष्प दाब जो है वो घटकों के वाष्प दाब से अधिक हो जाता है तब भी आदर्श प्लेन नहीं होगा, और कम हो जाएगा तब भी आदर्श प्लेन नहीं होगा। तो अनादर्श प्लेन होगा, वो अनादर्श प्लेन दो प्रकार के विचलन दर्शाते हैं, धनात्मक विचलन और एक ऋणात्मक विचलन। यानी ये जो पी ए है घटक, इसका वाष्प दाब जो है, अगर वो वाष्प दाब है वो इसके राउल्ट के नियम के आधार पर जो वाष्प दाब निकाला गया है उससे ज्यादा है धनात्मक विचलन। पी नॉट बी एक्स बी से पी बी का मान ज्यादा हो जाएगा तब भी धनात्मक विचलन। अब ये पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से पी का मान ज्यादा हो जाएगा तब भी धनात्मक विचलन। और धनात्मक विचलन के लिए डेल्टा एच यानी कि ऊष्मा परिवर्तन जो होगा वो 0 से ज्यादा होगा तब भी धनात्मक विचलन। आयतन परिवर्तन भी 0 से ज्यादा हो जाएगा तब भी धनात्मक विचलन हो जाएगा। ऋणात्मक विचलन में क्या होगा, अगर पी नॉट ए एक्स ए का मान पी ए से ज्यादा हो जा रहा है तो ऋणात्मक विचलन, पी नॉट बी एक्स बी का मान पी बी से ज्यादा हो जा रहा है तो ऋणात्मक विचलन। पी नॉट ए और पी नॉट ए एक्स से पी नॉट बी एक्स बी का मान अगर पी से ज्यादा हो रहा है तब भी ऋणात्मक विचलन। जो डेल्टा एच है वो यानी कि ऊष्मा परिवर्तन जो है उसमें उसका मान होगा 0 से ज्यादा हो जा रहा है तब भी ऋणात्मक विचलन, और आयतन परिवर्तन भी 0 से ज्यादा हो जा रहा है तब भी आपका ऋणात्मक विचलन हो जाएगा। अनुसंग गुणधर्म आप लोग पढ़ चुके। अनुसंग गुणधर्म किसे कहते हैं, विलयन के वे भौतिक गुणधर्म जो उसके निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अनुसंग गुणधर्म कहलाते हैं। अनुसंग गुणधर्म आप लोग इन चार चीजों को पढ़े। इसमें विकल्प का भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंग गुणधर्म नहीं होगा, जैसे वाष्प दाब देगा, क्वथनांक दे देगा, यहाँ हिमांक दे दिया, यहीं पर दे दिया क्या, यहीं पर दे दिया आपका श्यानता। अब आपका क्या होगा, कौन सा ऐसा गुणधर्म है जो अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं कर रहा है, जो अनुसंग गुणधर्म नहीं है, श्यानता हो जाएगा। फिर तनाव दे सकता, कुछ भी दे सकता है इसमें से क्वेश्चन आपको। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, इसमें भी क्वेश्चन आता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इसके पहले हम लोग जानेंगे वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, वाष्प दाब का अवनमन, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में जो कमी आती है उसी को वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है उसके वाष्प दाब में जो कमी आती है उसी को वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। मान लीजिए कोई पदार्थ है, उसका जो प्रारंभिक वाष्प दाब है वो पी नॉट है, और जो अंतिम वाष्प दाब हो गया यानी विलयन का वाष्प दाब हो गया पी एस हो गया। तो प्रारंभिक वाष्प दाब यानी कि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब का जो अंतर होगा वही क्या कहलाएगा, वाष्प दाब का अवनमन कहलाएगा। अब वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, यानी कि वाष्प दाब का अवनमन और विलायक के वाष्प दाब का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। पी नॉट बराबर क्या, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, और पी एस बराबर क्या हो जाएगा, विलयन का वाष्प दाब हो जाएगा। राउल्ट का नियम क्या होता है जो लागू होगा इस पर, पी नॉट ए माइनस पी एस बराबर पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर एक्स बी। एक्स बी बराबर क्या है, यह है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज क्या होता है, घटक के मोलों की संख्या बटे संपूर्ण मोलों की संख्या। मान लीजिए विलेय के मोलों की संख्या है और ये विलायक के मोलों की संख्या है। स्मॉल एन क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, कैपिटल एन क्या है, विलायक के मोलों की संख्या। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से, अब हम लोग फार्मूला बनाएंगे तो पी नॉट
माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, क्योंकि जो विलयन बनेगा वो विलयन तनु विलयन होगा और तनु विलयन में जो विलय के कण होंगे उसकी मात्रा बहुत कम होगी, यानी कि स्मॉल एन जो होगा वो नगण्य मान लेंगे। जब हम लोग नगण्य मान लेंगे तो हमारा फार्मूला ये बन जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर एन अपॉन एन। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे स्मॉल एन क्या है, विलय के मोलों की संख्या, कैपिटल एन क्या है, विलायक के मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या निकालने का तरीका स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एन किसके लिए, स्मॉल एन के लिए, और कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम किसके, कैपिटल एम के लिए। तो हम लोग फार्मूला इस बना लेंगे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर स्मॉल डब्ल्यू का एन का मान कितना है, स्मॉल एन बराबर स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम, कैपिटल एन बराबर कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एन। हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर स्मॉल डब्ल्यू गुणे कैपिटल एम बटे स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू। अब यहाँ से आपको क्या क्या मिल सकता है और क्या क्या पूछ सकता है। मान लीजिए वो वाष्प दाब दे दिया प्राथमिक, यानी विलायक का वाष्प दाब दे दिया, विलयन का वाष्प दाब दे दिया, ये विलायक का वाष्प दाब जो हो जाएगा, जो विलय है उसका भार दे देगा और जो विलायक है उसका भार दे देगा। विलय के मान लीजिए विलायक का दे दिया है आणविक द्रव्यमान, तो आपसे कह देगा कि विलय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो इस फार्मूले से आप लोग विलय के पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। आपका फार्मूला क्या होगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर स्मॉल डब्ल्यू गुणे कैपिटल एम बटे कैपिटल डब्ल्यू गुणे स्मॉल एम। ये आपका फार्मूला मिलेगा। ये आपका फार्मूला तैयार हो गया है। अभी आप लोगों ने देखा कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर स्मॉल डब्ल्यू गुणे कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू फार्मूला बना। उसी फार्मूले पे हम लोगों को मिल रहा है क्या, एक न्यूमेरिकल मिल रहा है जो लगभग बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। कह रहा है किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब जो होता है 0.845 बार हो जाता है। ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। अब यहाँ पर हमको मालूम क्या क्या होना चाहिए, पी नॉट मालूम होना चाहिए, पी नॉट मालूम होना चाहिए, पी एस मालूम होना चाहिए, स्मॉल डब्ल्यू मालूम होना चाहिए, स्मॉल एम, कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल एम। पी नॉट को आप लोग क्या समझोगे, अगर वाष्प दाब ज्यादा है तो क्या है, पी नॉट है। जैसे यहाँ पर देखिए 0.850 और 0.845, किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, तो हो जाएगा 0 पी नॉट हो जाएगा 0.850। पी एस विलयन का वाष्प दाब यानी वाष्प दाब में अवनमन हुआ, वाष्प दाब में कमी आई है, 0.845 हो जाएगा बराबर 0.845 हो जाएगा। स्मॉल डब्ल्यू विलय है, विलय का भाग जो है जो कम मात्रा में है वो विलय होगा 0.5 हो जाएगा 0.5। कैपिटल डब्ल्यू विलायक है, इसका मान हो जाएगा 39। कैपिटल एम विलायक का भाग, स्मॉल एम हो जाएगा विलय का भाग। आपको पूछ क्या रहा है, जो ठोस है जो विलय है उसका मोलर द्रव्यमान पूछ रहा है। आप लोग फार्मूले पे रखिएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, जो ये फार्मूला उस पर रख करके आप लोग ले आएंगे तो आपको मान आ जाएगा, जो यम आ जाएगा स्मॉल एम उसका मान आ जाएगा 170, यानी कि जो ठोस पदार्थ है उसका मोलर द्रव्यमान 170 आ जाएगा। देखिए आपने पी नॉट क्या रखा गया, जो ज्यादा मान है पी एस, जिसको पी एस कहेंगे, पी एस क्या है कम मान, ये हो जाएगा। और यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू यानी W1 या W1 W2 से बता रहा है, तो बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आप रख के ले आएंगे तो आपका मान हो जाएगा कितना, 170 ग्राम प्रति मोल आ जाएगा मोलर द्रव्यमान। ये किस पर न्यूमेरिकल है, ये वाष्प दाब पर अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन उससे न्यूमेरिकल है। अब आता है अगला जो अणुसंगुण धर्म है, क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक किसे कहते हैं, सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि वह ताप जिस ताप पर कोई द्रव किसमें बदल जाए, वह ताप जिस ताप पर कोई द्रव वाष्प में बदल जाए क्वथनांक कहलाता है। इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो हम लोग कह सकते हैं किसी अवाष्पीय विलय को विलायक में घोलने से क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसी को उन्नयन मतलब होता बढ़ना। क्वथनांक में जो वृद्धि होगी उसी को उन्नयन बोलेंगे, उन्नयन मतलब होता बढ़ना।
यानी कि जो विलयन का विलायक का क्वथनांक है जिसमें वाव से मिला दिया जाएगा तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी, उसी को बोला जाता है क्वथनांक का उन्नयन। अब इसको डेल्टा टीबी से दिखाते हैं। डेल्टा टीबी बराबर विलयन का क्वथनांक माइनस जो विलायक है उसका क्वथनांक। इसका फार्मूला बनता है डेल्टा टीबी बराबर केबी गुणे स्मॉल डब्ल्यू 1000 यम गुणे कैपिटल डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू जो है वो विलेय का भार है और ये क्या है विलायक का भार है, और यहाँ पर यम जो है वो जो विलेय दिया गया है ठोस पदार्थ उसका अनुभार है। केबी क्या है मोलल उन्नयन स्थिरांक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। डेल्टा टीबी का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से डेल्टा टीबी का मान निकालेंगे, यम का भी मान निकाल सकते हैं, केबी का भी मान निकाल सकते हैं। मान लीजिए यम का मान निकालना है तो यम को उठा लो इधर, डेल्टा टीबी का रख दीजिए। अब आप इस फार्मूले से आप यम और डेल्टा टीबी का मान निकाल सकते हैं। आगे बात आप जैसे दिया गया न्यूमेरिकल, इसमें 2019-2024 दोनों क्वेश्चन आया। 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। यानी कि यूरिया का द्रव्यमान कितना दिया गया है, यूरिया विलेय है, विलेय का द्रव्यमान कितना दिया गया है, विलेय का द्रव्यमान दिया गया है 3 ग्राम। विलायक जो है जल का द्रव्यमान कितना दिया गया है 100 ग्राम दे दिया गया है, और केबी का मान दिया रहेगा 0.52। डेल्टा टीबी का मान पूछ रहा है, डेल्टा टीबी बराबर वाट पूछ कह रहा है। उसके बाद जो विलेय है उसका अनुभार देखना है। विलेय यूरिया का अनुभार कितना होता है 60 ग्राम। फार्मूले रखोगे ये हो जाएगा क्या आपका केबी हो गया, ये हो गया स्मॉल डब्ल्यू हो गया आपका, ये हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा स्मॉल एम गुणे ये कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा। मान रख करके आपको डेल्टा टीबी का मान आ जाएगा 0.26 केल्विन। ये आपका हो गया किससे क्वथनांक में उन्नयन से न्यूमेरिकल। इसी तरह के ढेर सारे न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, कुछ चीजें इसमें चेंज होंगी बस, और फार्मूला और जो परिभाषाएं होंगी सेम होंगी, लेकिन इसमें क्या होगा इन्हीं को चेंज करेंगे। विलायक का द्रव्यमान चेंज कर देंगे और विलेय का द्रव्यमान चेंज करेंगे, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। आगे बात आती है हिमांक का उन्नयन। हिमांक का मतलब क्या होता है, वह ताप जिस ताप पर कोई द्रव किसमें बदल जाता है ठोस में बदल जाता है उसको हिमांक बोलते हैं। हिमांक को फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाता है, इसीलिए इसको डेल्टा टीएफ से दर्शाते हैं। कह रहा है प्राकृतिक रूप से कोई आवाज मिलाने से जो वाष्प दाब में कमी होती है, वाष्प दाब के साथ साथ उसके हिमांक में भी कमी होती है, उसी को हिमांक का उन्नयन कहते हैं, जिसे डेल्टा टीएफ से दर्शाते हैं। तो डेल्टा टीएफ बराबर क्या हो जाएगा केएफ गुणे स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000 बटे स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा। केएफ क्या है, केएफ है मोलल अवनमन स्थिरांक। क्या है मोलल अवनमन स्थिरांक। स्मॉल डब्ल्यू क्या है विलेय का भार है, कैपिटल डब्ल्यू क्या है विलायक का भार है, स्मॉल एम क्या है विलेय का अनुभार है। अब यहाँ से आपको क्या क्या निकालने को आ सकता है, विलेय का अनुभार निकालने को आ सकता है। जब विलेय का अनुभार निकालना होगा तो स्मॉल एम को यहाँ उठा लो और डेल्टा टीएफ को यहाँ उठा ले जाओ। अगर आपको डेल्टा टीएफ का मान निकालना है तो आप लोग यहाँ ये फार्मूला रख करके निकाल सकते हैं। और इसमें भी आप लोग न्यूमेरिकल देखिए, कह रहा है कि ये भी क्वेश्चन 2019-2023 में आया हुआ 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में जो कमी हुई है, हिमांक का अनुमान यानी डेल्टा टीएफ का मान कितना है 1.2 डिग्री सेल्सियस है। और ये क्या है स्मॉल डब्ल्यू है, ये क्या हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा, ये विलायक का द्रव्यमान हो जाएगा। और भार की गणना करनी है यानी कि स्मॉल एम को का मान निकालना है। अब आप देखिए स्मॉल डब्ल्यू दिया गया है 7.5 जो यहाँ पर है, कैपिटल डब्ल्यू दिया गया है 75 ग्राम जो यहाँ पर है। डेल्टा टीएफ यानी कि हिमांक में जो अवनमन हुआ है उसका मान हुआ है 1.2 और केएफ का मान दिया गया है 1.86। फार्मूले आपको यम का मान निकालना है, फार्मूले रखोगे आपका यम का मान कितना आ जाएगा 155 आ जाएगा। ये भी ऐसे ही न्यूमेरिकल ढेर सारे मिलेंगे आपको देखने को। बस केवल क्या होगा उसमें आपको इन सब चीजों में चेंजिंग मिलेगी। बस कहीं 7.5 ग्राम है तो कह देगा 5.8 ग्राम, 8.5 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, कुछ भी बोल सकता है वो जो दे सकते हैं। इसके बाद आ जाएगा आपका एक क्वेश्चन और है इसमें, बेंजीन एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक में 0.45 जो क्वथनांक का उन्नयन है उससे न्यूमेरिकल ये भी आया हुआ कई बार क्वेश्चन, इसमें भी आप लोग देख रहे हैं, हल करके आप निकालते जाएंगे 0.48 आ जाएगा। इसके बाद क्या कह रहा है परासरण और विसरण। हाँ एक क्वेश्चन इसमें आता है परासरण और विसरण में अंतर, परासरण और विसरण में
अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणुओं का गमन क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। परासरण का एग्जाम्पल क्या होता है? किशमिश को आप पानी में डाल दीजिए, किशमिश फूल जाएगी। ये एग्जाम्पल, एक उदाहरण हो गया किसका? परासरण का। अंगूर को उठा करके नमक के घोल में डाल दो, अंगूर सिकुड़ जाएगा, उसकी किसका एग्जाम्पल हो गया? ये विसरण का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो परासरण और विसरण को लोग एक साथ जानते हैं। विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली। झिल्ली क्या होती है? 3 प्रकार की होती है, पारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली, अपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली जिसमें से विलायक के कण तो आर पार चले जाए लेकिन विलेय के कण न जाए। पारगम झिल्ली जिसमें से विलेय और विलायक दोनों के कण जाए। अपारगम झिल्ली जिसमें से न तो विलायक के कण इस पार से उस पार जाए, न तो विलेय के कण इस पार से उस पार जाए, उसको बोलते हैं अर्धपारगम झिल्ली। विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली द्वारा प्रवाह क्या कहलाता है? परासरण। और उसमें क्या होगा? विलेय के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर समान रूप से फैलना विसरण कहलाता है। यानी कि विलेय वाले, विसरण वाले में क्या होगा? विलेय के कण दोनों तरफ जा सकते हैं। इधर वाला कण इधर आ सकता है और इधर वाला कण, मान लीजिए इधर वाला कण इधर जाएगा, इधर वाला, जब कब तक गमन होता रहेगा? जब तक कि पूरे विलयन की जो सांद्रता है वो बराबर ना आ जाए। ये हो जाएगा परासरण और विसरण। परासरण और विसरण में यहाँ से अंतर भी आपको मिल जाएगा। परासरण जो में क्या होगा? अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होगी, विसरण में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। परागण में क्या होता है? विलेय के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं, विसरण में अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आते हैं। ये सब आपको अंतर मिल जाएंगे। इसके आगे क्या आता है? परासरण दाब का समीकरण आता है। परासरण दाब का समीकरण पीवी बराबर या RT होता है। आपको पता है ये बराबर मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? भार बटे भार, तो सॉरी पाई भी होता है। पाई भी बराबर क्या हो जाएगा? जो n है, n के स्थान पर n की वैल्यू रखोगे, स्मॉल w का मान स्मॉल m RT हो जाएगा। पाई का मान यहाँ पर परासरण दाब का मान निकालना होगा, w गुणे r गुणे t, m गुणे v हो जाएगा। अगर आपको सांद्रता पहले दी गई है तो सांद्रता NC का मान दिया गया तो आप पाई का मान निकालोगे तो CRT। r बराबर क्या है? r बराबर होता है विलयन स्थिरांक। विलयन स्थिरांक को हम लोग ये गैस स्थिरांक होता है, इसको हम लोग यश से भी दर्शा सकते हैं, क्योंकि जो तन विलयन होता है वो गैसीय विलयन की तरह व्यवहार करता है। पाई बराबर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर है, यानी कि परासरण दाब है। r बराबर क्या है? गैस स्थिरांक है। t बराबर क्या है? टेम्परेचर है, इसमें है केल्विन में है। अब आगे क्वेश्चन है यूरिया। ये क्वेश्चन आपका 2017-2023 में आया हुआ। 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया विलेन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया विलेन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। यहाँ थोड़ा क्वेश्चन गलत है, कह रहा 27 डिग्री सेल्सियस पर एक सेमी मोलर यूरिया विलेन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। यानी सांद्रता दी गई है सेमी मोलर में। जैसे आपको निकालना है क्या? पाई बराबर CST से, तो पाई का मान क्या हो जाएगा? C का मान क्या हो जाएगा? सेमी मोलर। सेमी मोलर का मतलब होता है 1/2। सेमी मोलर, डेसीमोलर, सेंटीमोलर, बाईमोलर, ये सब का मान आप लोग देख सकते हैं। सेमी मोलर मतलब 1/2, m का वैल्यू 1/2 है। डेसीमोलर 1/2, सेंटीमोलर 1/100, बाईमोलर 2 मान रखोगे। तो यहाँ पर आप लोग C का मान 1/2 रखोगे, S की वैल्यू रखोगे। T बराबर क्या होगा? परम ताप यानी 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदलोगे तो 27-273 बराबर हो जाएगा ये 300, यानी मान रखेंगे 1/2 गुणे 0.0821 गुणे 300। इसको हल करके आप लोग आंसर ले आ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 ml जल में घोला गया है, तो आपको परासरण दाब निकालना पड़ेगा। वही फार्मूला आप लगाओगे जो इसके पहले फार्मूला मिला हुआ था, स्मॉल w कैपिटल W m वाला, उस फार्मूले को रख करके इसका मान निकाल सकते हो। पाई बराबर WRT अपान mv से पाई का मान आ जाएगा। आप लोगों ने अभी तक जो चीज़ों को पढ़ा उन चीज़ों में आपके जो मुख्य सूत्र है, आपके लिए जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट, परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, उन चीज़ों में आपके जो 4 अनुसंख्य गुणधर्म है, इनमें से एक तो आपका आ गया वाष्प दाब वाला, इसको पढ़ लिया, क्वथनांक पढ़ लिया, परासरण दाब पढ़ लिया और हिमांक में अवनमन पढ़ लिया। इन चारों पर बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इन पर ध्यान देते रहिएगा आप लोग और सॉल्व करते रहिएगा। परासरण दाब परासरण पढ़ने के बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस केमिस्ट्री का, सबसे लास्ट टॉपिक, उस टॉपिक पे हम लोग चलते हैं वान-हाफ गुणांक। वान-हाफ गुणांक होता क्या है? ये एक फैक्टर है
जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं किस चीज को मापने में। देखिए हम लोगों ने कुछ देखा कि जब किसी पदार्थ को विलायक में घोल दिया जाता है तो जो पदार्थ होता है विलेय होता है, या तो जुड़ जाता है या तो टूट जाता है, या उसका संयोजन हो जाता है या उसका वियोजन हो जाता है। जैसे आप लोग NaCl को घोलोगे तो Na प्लस में टूटेगा और Cl माइनस, यहाँ 2 आयन हो जा रहा है, इसका वियोजन हो जा रहा है। एस्टिक अम्ल के 2 अणु को ले लोगे, उसका संयोजन हो जाता है। तो संयोजन और वियोजन की मात्रा का निर्धारण करने के लिए एक फैक्टर आता है जिसको वान टॉप गुणांक कहा जाता है। यह विलेन में विलेय की संयोजन और वियोजन की मात्रा का निर्धारण करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वान टॉप गुणांक। यह एक बीमाहीन राशि होती है। इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं? इसको आई से दर्शाते हैं। यानी कि यह कह सकता है यह एक असामान्य मोलर द्रव्यमान को मापने की इकाई होती है। जिसे देखा गया ना कि कुछ पदार्थ है, जब उनको जल में घोला गया तो उनका जो द्रव्यमान था वो पहले वाले द्रव्यमान से कम हो गया या ज्यादा हो गया। इसी को बोलते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान। यानी कि जो सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान हो उससे कम या ज्यादा आ जाए उसी को बोलेंगे असामान्य मोलर द्रव्यमान। तो हम लोग इसमें इसी को दर्शाते हैं हम लोग आई से, जिसको बोलते हैं वान टॉप फैक्टर। वान टॉप गुणांक आई होता है। आई का मतलब क्या है कि किसी अणुसंख्य गुणधर्म का प्रायोगिक मान। जब हम कोई अणुसंख्य गुणधर्म क्या क्या होता है? अणुसंख्य गुणधर्म होता है वास्तव का अपेक्षिक अनुमान, और अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है? अणुसंख्य गुणधर्म होता है क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में उन्नमन और परासरण दाब। इन तीनों का जब मापन किया गया, देखा गया कि जो विलेय घोला गया उस विलायक में, तो उस विलेय का जो आणविक द्रव्यमान था वो कम हो गया या ज्यादा हो गया। उसी को मापने की एक इकाई बनाई गई जिसको हम लोग बोलते हैं वान टॉप फैक्टर। किसी अणुसंख्य गुणधर्म का प्रायोगिक मान और अणुसंख्य गुणधर्म का सामान्य मान और प्रायोगिक मान का ही अनुपात क्या कहलाया? वान टॉप गुणांक कहलाया, जिसको हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए वैद्युत अपघट्ट है और वैद्युत अनवघट्ट है। कोई वैद्युत अपघट्ट पदार्थ है तो उसमें हमने वैद्युत अपघट्ट पदार्थ को जल में घोला तो उसमें क्या हो गया? वो 2 अणुओं में टूट गया। उसके लिए आई का मान हमेशा याद रखिएगा 1 से ज्यादा होता है। वैद्युत अपघट्ट पदार्थ के लिए वान टॉप गुणांक का मान 1 से ज्यादा होता है, और वैद्युत अनवघट्ट पदार्थ के लिए वान टॉप गुणांक आई का बराबर 1 ही होता है। आगे हम लोग चर्चा करते हैं वान टॉप गुणांक और अणुसंख्य गुणधर्म में संबंध। मान लीजिए परासरण दाब के लिए होगा, तो परासरण दाब के लिए होगा वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के लिए होगा P नॉट माइनस पी एस अपान P नॉट बराबर XI2, जहां पर IX2 जहां पर I क्या है? वान टॉप गुणांक है। X क्या है? X है मोल प्रभाज। अब हम लोग चलेंगे उसमें क्वथनांक में उन्नयन में। क्वथनांक में उन्नयन आप दर्शाते हैं किससे? डेल्टा टीबी से। तो डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा? आई क्या आ गया? वान टॉप गुणांक आ गया। केबी गुणे यम हो जाएगा, यम हो जाएगी मोललता, और केबी हो जाएगा मोलल उन्नयन स्थिरांक हो जाएगा, और आई यहाँ जो मान होगा ये वान टॉप गुणांक होगा। यानी कि संयोजन हो रहा है कि वियोजन हो रहा है, संयोजन की मात्रा की वियोजन की मात्रा होगी, उसको आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका डेल्टा टी एफ। अच्छा, ये यम मोललता होती है। मोललता में संबंध आपको बताएगा डेल्टा टी एफ। वीडियो में आपने देखा था, अब आप जानते होंगे डेल्टा टी एफ क्या होता है? समानुपाते किसके होता है? मोललता के होता है। तो हम लोगों ने जब हल किया था तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ ले आए थे इंटू मोललता ले आया गया था। अब यहीं पर क्या हो जाएगा? आप लोगों को डेल्टा टी एफ बराबर आई इंटू के एफ इंटू मोललता ले आकर के रख दोगे, बस आपका माना आई का मान निकल जाएगा। आई का मान निकाल लोगे। यहाँ पर भी वही हाल होता है, पाई बराबर CRT। तो CRT में एक और ले आकर वान टॉप गुणांक रख दोगे। अब वो वियोजन की मात्रा है, संयोजन की मात्रा है, वान टॉप गुणांक ले आकर के रख दोगे आई का मान, तो आपका हो जाएगा ये परासरण दाब आ जाएगा। वियोजन होता क्या है? संयोजन होता क्या है? पहले वियोजन जान लो। मान लो एक अणु है, बड़ा सा एक अणु है, जब उसको वैद्युत अपघट्ट पदार्थ है, जब उसको विलायक में डाला गया तो क्या हो गया? 2 भागों में टूट गया। 2 भागों में टूट गया तो उसी को क्या बोलते हैं? वियोजन बोलते हैं। उसी को क्या बोलेंगे? वियोजन बोलेंगे। वियोजन, ये वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर I माइनस 1 अपान N माइनस 1। इसमें अगला आएगा संगुणन। जैसे 3 अणु है, बड़े बड़े 3 अणु है, वो तीनों आपस में जुड़ करके एक बड़े से अणु का निर्माण हो रहा है, संगुणन हो रहा है। संगुणन की मात्रा अल्फा बराबर N, उसके बाद 1 माइनस I अपान N माइनस 1। इसे फार्मूले में रखोगे। अब आपका आएगा यहाँ N क्या दर्शाता है? N क्या है?
यन एक अणु के पूर्ण वियोजन या संगुणन होने पर प्राप्त कुल आयनों की संख्या होती है। जो आप यन देख रहे हैं, यन क्या है? एक अणु में वियोजन होगा, संयोजन होगा तो उसके पास कितने आयन, जैसे मान लीजिए NaCl है तो NaCl का क्या होगा? वियोजन होगा। ये Na पर प्लस और Cl पर माइनस। यहाँ पर क्या था? एक ही अणु था, यहाँ पर हमने उसको तोड़ा, विलायक में डाला तो इसके दो अणु मिल गए। यहाँ पर वियोजित हो रहा है, जैसे CH3COOH है, ये एस्टिक अम्ल है, दो अणु है, लेकिन जब हमने CH इसको विलायक में डाला तो CH3COOH का होल ट्वाइस, ये एक ही अणु मिल गया, ये संयोजन हो जाता है। ये हो गया वियोजन, ये हो गया संयोजन, वहां जल की मात्रा हो जाती है। आगे आपका एक प्रश्न है, क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है। बहुत बार मतलब कि 4-6 बार से शुरू हुआ है। इसमें आया हुआ एक जलीय विलेन जिसमें 12.48 ग्राम बेरियम क्लोराइड 1 किलोग्राम जल में घुला है, 373.0832 केल्विन पर उबलता है। बेरियम क्लोराइड के वियोजन की मात्रा की गणना कीजिए। आप लोग, ये क्या है? ये विलेय का द्रव्यमान है। ये क्या है? ये विलायक का द्रव्यमान है। और ये क्या है? ये 373.083, ये क्वथनांक हो गया उन्नयन। अब क्वथनांक में उन्नयन निकाल करके अब आप लोग क्वथनांक के उन्नयन वाले फार्मूले से इसको निकाल सकते हैं। जिसको ये न्यूमेरिकल नहीं आता वो लोग कमेंट करके बताएंगे, फिर इसका न्यूमेरिकल का सॉल्व करके भेजा जाएगा। अब ये हल करने के लिए दिया डेटा बना दिए हैं। Kb बराबर 0.52, BaCl2 का द्रव्यमान इतना हो जाएगा। 2024-2018 में आया हुआ है। आप लोग इस पे सॉल्व करके क्वेश्चन को हल कर सकते हैं और परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। विलेन लेसन में जिसको जहां से भी कोई प्रॉब्लम होगी, आगे आपको न्यूमेरिकल से, किसी भी परिभाषा से, किसी भी टॉपिक से आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट करते रहिए, उस आप अपने प्रॉब्लम को भेजते रहिए हमारे बिजनरी स्टडी हब के चैनल पर। उसको सॉल्व करके हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। आप इसके लिए हमारे बिजनरी स्टडी हब से जुड़े रहिए। धन्यवाद।